हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके सामने आपका आदित्य आनंद और आज बेटा अपन स्टार्ट करेंगे क्लास एक ग्रेट साइंटिस्ट का पिक्चर से। और आज इस ग्रेट साइंटिस्ट को हम डेडिकेट करेंगे अपना टाइम, क्योंकि इन्हें याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 19th सेंचुरी का ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से एक था। इमेजिन करो कि हमारा एक ऐसा दुनिया जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी ना हो, कैसा लग रहा है तुम्हें। मैं कुछ बताऊंगा तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, ऑल दो में बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी है उसके बावजूद भी। तो ये एक ऐसा साइंटिस्ट था बेटा जिसने इस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया था। तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे लाइफ में ऐसे साइंटिस्ट हुए थे, इतना ग्रेट साइंटिस्ट हमारे लाइफ में हुए थे। तो आज हम अपना पूरा क्लास इसी साइंटिस्ट को डेडिकेट करेंगे, कॉल्ड माइकल फैराडे। तो आज का क्लास हमने इसीलिए इनके नाम से स्टार्ट किया है। तो देखेंगे आज हम क्या क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, माइकल फैराडे के बारे में और क्या सीखने वाले हैं सर। ओके बच्चा लोग, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है सर, देखेंगे माइकल फैराडे ने क्या किया अपने लाइफ में, क्या दिया, और पूरा का पूरा जो चैप्टर है कौन सा सर, जो कि अब हम बैक लाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये सारा का सारा चैप्टर सिर्फ एक साइंटिस्ट के आसपास घूम रहा होता है और एक और साइंटिस्ट हेनरी के भी आसपास घूम रहा होता है। और ये सारा का सारा चीज क्या बताने की कोशिश कर रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ माइकल फैराडेज का जो दिन है हमारे लाइफ में उनके बारे में। तो इसके बारे में बात करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए बच्चा लोग, गुड इवनिंग बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके सामने आपका आदित्य आनंद और आज बेटा अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 1, जिसमें कि हम क्या क्या करने वाले हैं सर, जिसमें कि हम करने वाले हैं द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड हेनरी। दूसरे साइंटिस्ट हेनरी को भी याद करना बनता है, लेकिन सारा का सारा ये जो योगदान है इसमें वो हमारे फैराडे साहब का ही है, अ ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी। ओके, फिर अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, ये क्या होता है। फिर अपन पढ़ेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन के बारे में, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ज्यादा बढ़िया चीज होता, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और फिर पढ़ेंगे लेंज लॉ के बारे में। ओके, और फैराडे और लेंज को मिला देंगे तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर अपना लगभग कंप्लीट होने के कगार पे आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर में सिर्फ यही दो एक्सपेरिमेंट को हम बार बार पढ़ रहे होंगे। यस सर। फिर अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, लेंज लॉ एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनर्जी। तो ये लेंज लॉ के बारे में थोड़ा और डिटेलिंग करेंगे और हम देखेंगे कैसे लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे बेस्ट होता है। ओके सर। और फिर पढ़ेंगे बहुत सारे मेथड जिसके चलते हम कुछ जनरेट कर सकते हैं, कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये सारा खेल जो है वो एक्सपेरिमेंटल है और ये सारा खेल जो है वो हमें समझ में आएगा फैराडेज के लॉ से। तो सबसे पहले बात करते हैं आज हम माइकल फैराडे की। तुम्हें ये बात जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि माइकल फैराडे इतना इतना गरीब बच्चा था कि वो अपना स्कूल भी नहीं जा पाता था और छोटे से ही एज में उसे काम करने के लिए भेज दिया गया। खाने के लिए नहीं था इनके पास, तो वो क्या करने के लिए गए, काम करने के लिए। कहां पे जानते हो, पेपर बाइंडिंग वाले के पास। वो पेपर भी डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे और पेपर बुक्स की बाइंडिंग भी किया करते थे। और उन्हीं दौरान उन्हें एक जबरदस्त बुक मिला साइंस का, इंसाइक्लोपीडिया। और वहां पे जब उन्होंने करेंट्स, मैग्नेटिज्म, इन सब चीजों को पढ़ा तो इनका दिमाग पूरे तरीके से चेंज हो गया और ये साइंस के लिए अपने आप को डेडिकेट करना चाहने लगे। और इनके लाइफ में एक सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन तब आया, एकदम परिवर्तन ही हो गया पूरा जीवन इनका, जब इनको एक साइंस कंसर्ट में हैम्फ्री डेवी नाम के एक साइंटिस्ट से मिलने को मिला। और हैम्फ्री डेवी जो कि एक केमिकल साइंटिस्ट था, केमिस्ट्री करता था, वो केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज था। और तुम्हें एक बार और बता दूं,
कि ये माइकल फैराडे बहुत सारा काम केमिस्ट्री में किया, एक केमिकल साइंटिस्ट भी है, और इन्होंने कितने फैराडेज लॉ ऑफ तुम्हारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिजिक्स में देने के बावजूद उसमें केमिस्ट्री में बहुत सारे योगदान दिया। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो और बेंजीन जो कि तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है, ये दोनों का इन्वेंशन ये इन्होंने ही किया था, माइकल फैराडे ने। तो सोचो ये एक केमिकल साइंटिस्ट भी था और ये एक फिजिकल साइंटिस्ट भी, और आइंस्टाइन ने तो इनके बारे में पता है क्या बोला। आइंस्टाइन जब भी काम किया करता था तो माइकल फैराडे के फोटो को अपने वॉल पे, स्टडी वॉल पे लगाया करता था आइंस्टाइन। और क्या बोलता था जानते हो, हम इतना कुछ नहीं है कि हम माइकल फैराडे को कुछ बोल पाए, हम इतना भी कुछ नहीं है, बस हम उन्हें देख रहे हैं वही हमारे लिए काफी है। तो माइकल फैराडे इतना बड़ा मैथमेटिशियन था, इतने बड़े इंटेलेक्चुअल थे जो कि मैथ्स के में, उसके बाद केमिस्ट्री में, उसके बाद फिजिक्स में, मतलब एक रिवॉल्यूशन था उस टाइम पे। और तुम्हें पता है जब माइकल फैराडे हम्फ्री डेवी के पास गए और उन्होंने बोला सर हमें कुछ काम दे दो, तो उन्होंने क्या बोला, लैब में काम करने को मिल सकता है। कौन से लैब में? केमिस्ट्री के लैब में, वो भी शुरुआत में नहीं, जब इन्होंने बहुत ही मेहनत किया। और उस टाइम पे हम्फ्री डेवी जो बोला था, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही वहां पे कोई साइंटिस्ट बोल रहे होंगे, उसको ये पूरा नोट करके उनको गिफ्ट किया। तो बड़ी प्रसन्न हुए हम्फ्री डेवी और बोला चलो ठीक है, तुम्हें अपने लैब में मैं लैब असिस्टेंट की तरह रखता हूं। और रॉयल सोसाइटी के लैब में एक दिन ये वहां पे ऑनर्ड हुए थे अपने इस रिवोल्यूशन जॉब के लिए। तो एक गरीब बच्चा का कहानी कहां पहुंच रहा है वो देखो, बस अपने अंदर जुनून से। तो माइकल फैराडे जरूर हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन होना चाहिए, और इवन ये साइंटिस्टों के लिए बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन था, इवन आइंस्टाइन के लिए। वो हमेशा अपने स्टडी टेबल पे, जैसा कि मैंने बोला अभी, इनका फोटो लगा के रखा करते थे। इवन मैक्सवेल भी एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट था, क्योंकि उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हम आज पढ़ने वाले हैं, तो उसने सीधा बहुत सारे चीजों में लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया था, और उसने इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक को मिलाया था। लेकिन तुम्हें मैं फिर से बता दूं, यह आइंस्टाइन और मैक्सवेल को बनाने वाला ये फैराडे ही था। क्या बोल रहे हो सर? यस, बहुत जगह यह बात बोला गया है कि आइंस्टाइन और मैक्सवेल, इन दोनों को अगर किसी ने बनाया है तो वो है फैराडे। क्योंकि जब ऑरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था, कौन सा एक्सपेरिमेंट याद करो, कौन सा? सर आपने अभी तो बताया था पिछले चैप्टर में ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, और आपने बताया था एक करंट कैरिंग वायर अपने आसपास के रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ये ऑरेस्टेड का ही तो एक्सपेरिमेंट था। यस सर। तो ऑरेस्टेड के इस एक्सपेरिमेंट से कि एक करंट से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जा सकता है, तो इसने फैराडे ने सोचा कि यार जब करंट से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है तो कुछ ऐसा क्यों ना किया जाए कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट हो जाए। और तुम्हें एक बात जान के और आश्चर्य होगा कि माइकल फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ से पहले हमारे पास जितने भी करंट कैरिंग थे, एक्सपेरिमेंट थे, वो सारे के सारे करंट की जहां पे भी रिक्वायरमेंट थी वहां सिर्फ और सिर्फ हम बैटरी से करंट लेते थे, गैल्वेनिक सेल से, निगेटिव पॉजिटिव पोलैरिटी से। एक बैटरी ही सोर्स ऑफ करंट था, और वो भी बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट का सोर्स था, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहता था। लेकिन माइकल फैराडे ने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक्सपेरिमेंट किया और दुनिया वालों को बताया, दुनिया वालों हमने तुम्हारे लिए एक जबरदस्त चीज लाया है। तुम्हें पता है लोगों ने क्या बोला माइकल फैराडे को? बोला व्हाट इज द यूज ऑफ इट। तुम्हें पता है, मतलब एक ऐसा दुनिया, सपोज करो जहां पे लाइट ही ना हो, जहां पे कंप्यूटर्स ना हो, जहां पे एक कैमरा ही ना चले। यार कितनी बार तुम देखते हो बैटरी लो हो जाता है तो निपट जाते हैं, अपन पढ़ ही नहीं पाते हैं। सोचो, थिंक अबाउट द सिचुएशन कि एक ऐसा दुनिया जहां पे करंट इलेक्ट्रिसिटी ना हो, तो वहां तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये एसी फैन कुछ भी नहीं चल सकता सर, हम पढ़ भी नहीं सकते ऐसे। और वो सारा योगदान इन्हीं साइंटिस्ट का था। और जब इसने मैग्नेटिज्म के कुछ इफेक्ट से, कौन सा एक्सपेरिमेंट से, तो ये एक ग्रेट एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट थे, इन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट किया जो मैं बताऊंगा अभी, द एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडेज एंड हेनरी।
तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स को अब हम देखेंगे। जब ये सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद बेटा माइकल फैराडे क्या किया, गया कहां पे, अपने साइंस कंसर्ट पे। जैसे आज हम थिएटर मूवी देखने जाते हैं ना, वैसे साइंस कंसर्ट नाम का कोई चीज होता है जहां तुम जाके सुनते हो लोगों से। तो पता है तुम्हें लोगों ने क्या बोला, फैराडे ये कौन सा एक्सपेरिमेंट से क्या करे जा रहे हो, इसका क्या यूज है, व्हाट इज द यूज ऑफ इट। तो सोचो ये इतना रिवोल्यूशनरी पर्सन था उस 19th सेंचुरी का, जिसे दिख गया था कि जो मैं कर रहा हूं वो एक रिवोल्यूशन है, पूरा वर्ल्ड रिवोल्यूशनाइज होने वाला है इससे। और इसने बताया कि दुनिया वालों तुम हमें बताओ कि व्हाट इज द यूज ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। इसने दूसरा क्वेश्चन कर दिया था लोगों से। लोगों ने इससे क्या पूछा, व्हाट इज द यूज ऑफ योर एक्सपेरिमेंट। तो इसने फिर से क्रॉस क्वेश्चन क्या किया, व्हाट इज द यूज ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। क्यों, क्योंकि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट कैसे निकलेगा। तो लोगों ने इनसे क्या पूछा, क्या करेंगे ये करंट पैदा करके मैग्नेटिक फील्ड से, हमें तो, हमारे पास तो बैटरी है, हम तो करंट ले सकते हैं। लेकिन इसने बोला तुम तो जन्म ले लिए हो, सारे दुनिया में लोग तो जन्म ले ही लिए हैं, तो फिर नया बच्चा को जन्म करने देने की क्या आवश्यकता है। तो लोग समझ गए कि ये क्या बोलना चाह रहा है। जैसे व्हाट इज द यूज ऑफ न्यू बॉर्न बेबी का जो आंसर है, वही आंसर मेरे इस न्यू एक्सपेरिमेंट का है। इसने ऐसा बोला, दुनिया वालों ने तालियां बजाया और रॉयल सोसाइटी में इन्हें वहां का चेयरमैन भी बनाया गया था बाद में। तो तुम सोचो, एक रिवोल्यूशनाइज जो कि पूरा वर्ल्ड को रिवोल्यूशनाइज कर दिया है, ऐसे पर्सन के बारे में हम आज जानना चाहते हैं। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी सब बातों के साथ आज स्टार्ट करते हैं अपना क्लास, और हम देखेंगे कि आज हमारे लिए माइकल फैराडे ने क्या क्या किया है। तो आप लोगों का चैट मुझे आज दिख नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाई बच्चों, इसके बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना ही मुझे कोई ज्ञान है। एक बार मैं आप लोगों के चैट के लिए बात कर लूं फोन पे, बस 1 सेकंड के बाद अपन स्टार्ट करेंगे माइकल फैराडे के साथ अपना क्लास। लेकिन मैं एक बार ऐप में देख लेता हूं कि मुझे मैसेज क्यों नहीं दिख रहा है या क्यों ऑफ किया गया है, ये दोनों बात मैं पूछ लेता हूं। तो इसके बारे में मुझे कोई भी ज्ञान नहीं है, तो एक बार मैं पूछ लूं कि ऐसा क्यों है। बस 1 सेकंड का टाइम दे दीजिए, ताकि कहीं आप लोग आज, क्योंकि आज तो चाहिए रिस्पॉन्ड आप लोगों का मेरे पास। अरे ऐसा क्यों, यहां तो आ रहा है जबरदस्त यार। अरे यहां फोन में तो दिख रहा है तुम्हारा मैसेज भाई साहब, यार यहां तो दिख रहा है लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है यार बच्चों। तो कोई बात नहीं है सर, आज तो क्लास करेंगे। आई डोंट नो ये कमेंट्स ऑफ क्यों है ना। तो चलिए रेडी हो जाते हैं अपन क्लास के लिए। और पता नहीं मुझे कोई चैट दिख नहीं रहा है, ऑल्दो शायद आप लोग चैट कर पा रहे हैं तो ओके है, कोई बात नहीं है। गुड इवनिंग बच्चा लोग। रिफ्रेश करूं मैं, ऐसा बोल रहे हो, रिफ्रेश करता हूं, एक बार रुक जाओ, रिफ्रेश कर लेता हूं। ना ही बचवा लोग, ना ही हमें कमेंट ना ही दिख रहा है, फोन में दिख रहा है। रुको, टीम का कॉल आ रहा है, 1 सेकेंड। हाँ लेकिन नहीं दिख रहा है, मैंने कर दिया। एक सेकेंड, एक सेकेंड। दिख रहा है क्या आपको? एक बार आप बैक करके दोबारा स्टार्ट कीजिए, कैंसिल मत करना, मतलब बस बैक करके स्टार्ट कीजिए दोबारा। ठीक है, ओके ठीक है, डन है, हो गया। ओके बच्चा लोग, तो आज अपन पढ़ रहे हैं किसके बारे में,
हमारे लाइफ को मस्त कर देने वाले लोगों के बारे में जो है हमारे सामने माइकल फैराडे। तो एक बार जबरदस्त वेलकम करते हैं माइकल फैराडे का, और एक बार जबरदस्त वेलकम करते हैं अपन अपना चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। और एक बार थम्स अप कर दीजिए, आग वाग लगा दीजिए और मस्ती में बता दीजिए यस सर, सब आवाज आ रहा है, वीडियो क्लियर है और हम चैट भी कर रहे हैं और मुझे अब चैट दिखाई भी दे रहा है। तो फटाफट एक बार बता दीजिए मुझे सारा कुछ, और अपन स्टार्ट करें एक्सपेरिमेंट्स ऑफ सर माइकल फैराडे। तो जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। ओके, सब मस्त है, एकदम बढ़िया। फैराडे सर का पढ़ाई आज हम करने वाले हैं। यस बच्चा लोग, सबको आवाज आ रही है और सब कुछ क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस तरीके से आज एक मजेदार वाला क्लास। यस बच्चा लोग, चलिए, थैंक यू। तो आज का क्लास का स्टार्टिंग से सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट फैराडे ने क्या किया। थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग। जान लगा के आज पढ़ाई करेंगे और एक एक चीज का फील लेंगे, क्योंकि आज का चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार, बहुत ही कंसेप्चुअल। तो चलिए शुरू करते हैं सर सबसे पहला एक्सपेरिमेंट के साथ। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ओके, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में फैराडे ने सोच लिया था कि हमें तो कुछ कर दिखाना है, और ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट से काफी इंफ्लुएंस हुआ फैराडे। कौन सा इंफ्लुएंस हुआ बेटा? ये कि करंट से अगर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट पैदा क्यों नहीं हो सकता है। तो फैराडे लग गया अपने काम में और फैराडे करना शुरू किया क्या? एक्सपेरिमेंट। ये एक एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट था, ओके, लेकिन इसका विजन, इसका थिंकिंग बहुत ही हाई था। तो ये जो चीज सोचता था उसमें कहीं ना कहीं से लगता था कि ऐसा हो सकता है, और फिर इसने एक्सपेरिमेंट किया। ये अपना जीवन का सालों साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल दे दिया। किस चीज में? बस इस एक्सपेरिमेंट में। वो सिर्फ क्या करता था, लैब में एक मैग्नेट और एक कॉइल को लेके पहुंच जाता था। एक मैग्नेट और एक कॉइल को लेके पहुंच जाता था और देखता रहता था सारा दिन, सारा रात, हमेशा यही काम करता रहता था लैब में। तो उसने बहुत तरीके से क्या किया, एक कॉइल में एक गैल्वेनोमीटर लगाया और मैग्नेट लेके एक्सपेरिमेंट करता रहा। ठीक है, तो क्या किया उसने एक्सपेरिमेंट 1 में, वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले क्या किया वो बताना बहुत ही आवश्यक है। ओके सर, तो पहले क्या किया फैराडे ने, इस एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए इसने क्या किया, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया। बहुत सारा क्या एक्सपेरिमेंट किया सर? इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। ये रहा एक्सपेरिमेंट, इसको हटा दो, ओके, और इसको भी हटा दो, ओके। इसने क्या किया फैराडे ने, कुछ इसे मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस करना था, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसने क्या किया बेटा इसने क्या किया, इसने एक मैग्नेट लिया, बहुत ही अच्छा बात है। एक क्या किया, मैग्नेट लिया, हाँ, एक मैग्नेट ले लिया जिसके कि 2 पोल हुआ करता है। हाँ सर, 2 पोल होता है, यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और एक यहाँ पे कॉइल लिया और इस कॉइल के क्रॉस एक गैल्वेनोमीटर लगा के ये एक्सपेरिमेंट को करता रहा। ठीक, एक कॉइल और एक मैग्नेट। मैग्नेट से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होता है, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होता है, तो नॉर्थ पोल से क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रहा होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट करता रहा, जीवन बिता दिया अपना, लेकिन इसे कुछ नहीं मिला जीवन में। तो फिर इसने क्या किया बेटा, एक एक्सपेरिमेंट किया इसने, कॉइल को यहां पे मैग्नेट को रखा और कॉइल यहां, तो इसने देखा कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, नो डिफ्लेक्शन। बेचारा डेली ये काम करता था जो मैं 2 मिनट में तुम्हें समझा रहा हूं, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। इसे करने में इसे सालों लगे। एक बार रखा, फिर इसने इस मैग्नेट को घुमाया फिराया, इधर रखा उधर रखा, कॉइल को घुमाया, कॉइल को ये किया। लेकिन यदि उसने कॉइल को स्टेशनरी रखा और मैग्नेट को स्टेशनरी रखा तो कुछ नहीं हुआ भैया, कुछ होता ही नहीं था।
एक दिन बेचारा फैराडे को आया गुस्सा और क्या किया इसने, इस मैग्नेट को उठा के फेंक डाला। ऐसे ही समझा रहा हूं, ऐसा नहीं किया। एक्चुअल में ये सारे तरीके के एक्सपेरिमेंट्स दिखाने की कोशिश कर रहा था, राइट ना। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स तो इसने ऐसे किए जैसा मैं बता रहा हूं। जब एक्सपेरिमेंट बहुत दिनों तक ये टाइम देता गया और उसके बावजूद भी इसे कुछ नहीं मिला, तब फिर इसने क्या किया, इसने इस मैग्नेट और इस कॉइल के बीच में मोशन कराना स्टार्ट किया। क्या कराना स्टार्ट किया? मोशन। जैसे ही इसने अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जिसे हम बोलते हैं, इसमें इस नॉर्थ पोल को इधर की तरफ मोशन में लाया, जैसे ही मैग्नेट को मोशन में लाया, उसी दिन ये गैल्वेनोमीटर उसका क्या किया, डिफ्लेक्ट कर गया। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इसने क्या किया, मैग्नेट को उठाकर फेंका, ऐसा हम बोलते हैं। मतलब एक तरीके से उठाकर फेंक दिया, कुछ भी जो मन किया। तो देखा इसने कॉइल में क्या हुआ, इस गैल्वेनोमीटर में भाई साहब डिफ्लेक्शन आ गया। फैराडे ने समझा, आ गया वो दिन, जो चीज मुझे चाहिए था। क्या चाहिए था सर? क्या चाहिए था सर? हमें एक करंट चाहिए था। और क्योंकि गैल्वेनोमीटर में इसने डिफ्लेक्शन शो किया, इसका मतलब कि कुछ तो इसमें हुआ है, जिसके चलते ये कॉइल में हमने कोई बैटरी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, लेकिन गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तब हो सकता है जब इसमें करंट फ्लो हुआ होगा। जब इसमें करंट, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ। कैसे फ्लो हुआ, क्या हुआ, सब समझेंगे। यस सर। तो ये बात इनको समझ में आ गया कि इस कॉइल को अगर हम घुमाएं तो ऐसा होता है। अब बेचारा इसने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। तुरंत से तो लॉ नहीं आ जाएगा ना यार बच्चों, नहीं। इसने एक और काम किया, दूसरे एक्सपेरिमेंट और तीसरे चौथे हजारों एक्सपेरिमेंट किया इसने। इस कॉइल को ये पीछे लाना शुरू कर दिया। जैसे ही पीछे लाया, फिर से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ। अब इसे मजा आने लगा, भाई साहब कुछ हो रहा है तो मजा तो आएगा। यस सर। अब क्या हुआ, फैराडे ने समझा कि इसका मतलब कि इस मैग्नेट को हिलाने से कुछ हो रहा है भाई साहब। हाँ, इसने मैग्नेट को तेजी से लाया तो देखा इसने गैल्वेनोमीटर में बहुत तेजी से डिफ्लेक्शन हुआ। इसने सोचा इसका मतलब इसके मोशन से कुछ मतलब है यहां पे। इसका मतलब अगर मैं इस मैग्नेट के मोशन को तेजी से कर रहा हूं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन बहुत जल्दी आ रहा है। फिर से इसने देखा कि ये इस मैग्नेट को अगर मैं धीरे ले जा रहा हूं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन धीरे आ रहा है, पीछे कर रहा हूं तो भी डिफ्लेक्शन आ रहा है। इसका मतलब इसने समझा कि मैग्नेट को मूव कराने से कुछ ना कुछ होता है, जिसके चलते हमें ये वाला चीज मिलता है। क्या? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन। ओके सर। फिर इसने दूसरा, अब क्या करता है, ये तुरंत से लॉ दे देता क्या? नहीं। फिर से इसने एक्सपेरिमेंट किए। When the bar magnet is pushed toward the coil, the pointer in the galvanometer G deflects। और ये डिफ्लेक्शन से ही इसे मजा आ गया। फिर इसने सेकेंड एक्सपेरिमेंट किए। अब इसने सोचा अच्छा एक काम करते हैं, अभी तक तो मैग्नेट को मैं मूव करा रहा हूं, मैग्नेट को मूव ना कराऊं तो क्या होगा, जरा वो देखते हैं। इसने मैग्नेट को मूव ना करा के क्या किया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में मैग्नेट को हटा दिया और कॉइल को ले आया। अच्छा, एक कॉइल को लाया। ऑल्दो इसके बीच में हजारों एक्सपेरिमेंट हुए, इसने मैग्नेट को स्टेशनरी रख के इस कॉइल को मूव किया, तो भी इसने यही चीज फील किया कि कॉइल को भी मूव करने से ये काम हो रहा है, सिर्फ मैग्नेट को मूव करने से नहीं हो रहा है। तो फिर से इसने जो तभी से सोचा था कि मैग्नेट के मूव करने से गैल्वेनोमीटर में हुआ है कुछ, वो तो इसका निपट गया। इसने बोला यार इससे तो काम ही नहीं बना मेरा। अभी तक तो मैग्नेट को मूव करने से कुछ हो रहा था तो मजा आ रहा था हमें, लेकिन मैग्नेट को इसने फिक्स रख दिया और कॉइल को इसने मूव किया। फिर से इसने देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है। इसका मतलब इसने सोचा अभी हम सही जगह पे नहीं पहुंचे हैं। हमें ये तो पता है कि डिफ्लेक्शन आ रहा है तो करंट आ रहा है, लेकिन क्यों आ रहा है इसका आंसर इसे नहीं था। फिर इसने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इसने मैग्नेट को ही हटा दिया, क्योंकि इसने देखा कि मैग्नेट सिर्फ रोल नहीं पे कर रहा है, कॉइल भी मूव कर रहा है तो भी काम कर रहा है। यस। तो इसने मैग्नेट को हटा के क्या किया, कॉइल ले आया दो।
एक कॉइल में फिर से गैल्वेनोमीटर रखा जो डिफ्लेक्शन देने के लिए तैयार बैठा है, और दूसरे कॉइल को किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद इस कॉइल को इसने मूव कराया। जब इस कॉइल को फिर से इस बैटरी के साथ करंट वाले कॉइल को मूव कराया तो फिर से इसने देखा कि फिर से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ। भाई साहब, ओहो, फिर से इसने जिसके अंदर था उसको दूर ले गया, फिर से डिफ्लेक्शन मिला इसको। और जिस कॉइल में इसने लगा रखा था बैटरी, उस कॉइल को रोक के इसने दूसरे C1 कॉइल को मोशन में लाया, तब भी इसने देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया। बेचारा समझ ही नहीं पा रहा था कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। भाई साहब, किसको मूव करने से हो रहा है ये सारा खेल, इसे समझ ही नहीं आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि किसे हिलाने से हो रहा है काम। पहले तो मैग्नेट को हिला रहा था तो हो रहा था, मैग्नेट को हटा के फिर कॉइल को हिलाया तो भी हो गया, तो उसने मैग्नेट को हटा के कॉइल लगाया, अब जिसमें बैटरी लगाया उसे हिलाया तो भी डिफ्लेक्शन हुआ, और जिसमें बैटरी नहीं लगाया उसे भी हिलाया तो भी डिफ्लेक्शन हुआ। बेचारा मस्त, बेचारा एक्सपेरिमेंट कर करके सालों गुजारे जा रहा है। फिर इसने ये देखा कि यार रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल इज रिस्पॉन्सिबल, ये एक चीज पे आ रहा था, एक चीज पे, किस पे, रिले। अब इन एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसने ये सोचा कि मैग्नेट और कॉइल का जो रिलेटिव मोशन होता है ना, उस पे डिपेंड करता है ये करंट। तो ये एक चीज पे आ ही रहा था, क्या, रिलेटिव मोशन पे। किस पे, रिलेटिव मोशन पे, कि इसे बहुत बड़ा धक्का लगा, इसे बहुत बड़ा धक्का लगा जब इसने एक अगला एक्सपेरिमेंट किया। इसने बोला ओके, अभी तक तो बैटरी रख रखे थे, अब बैटरी में क्या करते हैं, एक स्विच लगा देते हैं, एक स्विच लगा देते हैं, देखना बेटा बहुत ही मजा आने वाला है। और जैसे ही इसने इस स्विच को किया कनेक्ट, खुपाच, भाई साहब गैल्वेनोमीटर में खतरनाक सा डिफ्लेक्शन आया, और थोड़ी देर के बाद खत्म हो गया डिफ्लेक्शन। इसने बोला यार ये क्या हुआ, जादू, क्या हुआ, जादू सर। जैसे इसने इसे टच कराया इसमें डिफ्लेक्शन हुआ, बहुत ही तगड़ा डिफ्लेक्शन हुआ। ये बोला भाई रिलेटिव मोशन की धज्जियां उड़ गई। अभी तक तो मैंने सोचा था कि कॉइल को मूव कराने से कुछ होता है, कॉइल को आगे पीछे करने से कुछ होता है, मैग्नेट को आगे पीछे करने से कुछ होता है, लेकिन यहां तो भाई साहब ना मैंने मैग्नेट को कुछ किया ना ही कॉइल को, यानी कि रिलेटिव मोशन का जो हम इतने दिनों से एक्सपेरिमेंट करके पता कर रहे थे वो हमारा निपट गया। और तीसरे एक्सपेरिमेंट ने इसे एक बात बोला कि भाई अगर तुम इसको रेगुलर कनेक्ट करके रखे हुए हो तो कुछ हो ही नहीं रहा है, फिर से खत्म। और जैसे उसने स्विच को फिर से डिस्कनेक्ट किया, फिर से डिफ्लेक्शन आया। इसने सोचा यार अब हमें कुछ मिलने वाला है, और अब हमें मिलने वाला है क्या, अब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मिलने वाला है। अब फैराडे आए और उन्होंने हमें इस एक्सपेरिमेंट का पूरा चीज बताया, और उसने क्या बोला जरा समझिए। उसने ये बोल दिया बच्चों कि जब भी कभी किसी कॉइल से, अब ये पुराना सारे एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट करके सोचा कि आखिर क्या था वो चीज, तो इसने इस निष्कर्ष पे समझा, इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था एक्चुअल में, और जब मैं इसे नजदीक ला रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रहा था। यस, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर मैं चेंज करा रहा हूं तब ये हमें 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 बता रहा है डिफ्लेक्शन, यानी कि ये आगे और पीछे करने से हो क्या रहा था, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें कम और ज्यादा हो रहा था। यह चीज फैराडे ने समझ लिया कि अगर मैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कम ज्यादा कराता हूं तो ऐसा होता है। और यहां से उसने तगड़ा ही समझा, क्योंकि ये तो रिलेटिव मोशन करा ही नहीं रहा था, ये तो बस इसे प्रेस कर रहा था। जैसे इसे प्रेस किया तुरंत से इसमें क्या हुआ, डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया। तो इसने देखा अब तो मैंने रिलेटिव मोशन नहीं कराया, लेकिन जब मैं प्रेस करता हूं तो इसके थ्रू करंट फ्लो होने लगता है। कॉइल में करंट फ्लो होने के चलते क्या होता है, कॉइल में जैसे ही करंट फ्लो होता है तो आपने सीखा है क्या, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाता है। ओहो, यानी कि जैसे ये प्रेस किया था तो एकदम से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आया था, इसीलिए एकदम से डिफ्लेक्शन हुआ था।
और जैसे ही इसने इस कॉइल को स्विच डिस्कनेक्ट किया था तो ये सारे करंट तुरंत से खत्म हो गए थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारा खत्म हो गया था। यानी कि पहले फील्ड लाइंस था और जैसे ही तुमने डिस्कनेक्ट किया फील्ड लाइंस खत्म हो गया। इसका मतलब ये इस निष्कर्ष पे पहुंच गया कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा के लिए था तब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज किया मैंने तब डिफ्लेक्शन हुआ। तो अब हमारे पास एक बेहतरीन चीज आया, क्या कि जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर, नहीं इसे पता नहीं था मैग्नेटिक फ्लक्स, इसे क्या था, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी क्लोज लूप से हमने यदि चेंज कराया है, क्या कराया है, चेंज, यानी कि इसने इस ज्ञान की प्राप्ति कर ली, क्या, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सारा खेल है करंट के ऊपर। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जैसे जैसे चेंज कराएंगे वैसे वैसे हमें मिलेगा क्या, इसके अंदर करंट। अब इसने सोचा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज कैसे कैसे करा सकते हैं। अब इसने उसके लिए अनदर एक्सपेरिमेंट किए कि हाउ वी कैन कंक्लूड एंड हाउ वी कैन अंडरस्टैंड एंड व्हाट आर द प्रोसेस थ्रू विच वी कैन चेंज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अब यहां से सारा कुछ समझ में आया कि अब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करने का तरीका हमें समझ में आ जाए तो हम इस बात पे पहुंच जाएंगे कि कैसे हम करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे चेंज किया जा सकता है ये मैं तुम्हें सबसे पहले बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा मेथड टू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि मैंने अभी तुरंत तुम्हें बताया है जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज लूप, वैसे ही अब हमने एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर दिया है जिसका नाम हमने दिया है मैग्नेटिक फ्लक्स। और वो एक्चुअल में क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। यानी कि किसी भी एक सरफेस से जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगे उसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो हमने क्या देखा, फेराडे ने क्या बोला, फेराडे ने बोला कि किसी भी तरीके से तुम इस लाइंस को चेंज करो, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करो, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज लूप। तो अब अगर मैं ये समझ लूं कि किन किन तरीके से फील्ड लाइंस को चेंज किया जा सकता है तो हम ये समझ लेंगे कि किन किन तरीके से किसी भी लूप में करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो अब हमें समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड किस किस चीजों पे डिपेंड करता है ना, यस, ये बात समझना है फ्लक्स को। फिर दूसरा चीज हमें समझना है कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स हमने सीखा है इसका फर्दर फैराडे ने कौन सा लॉ दिया। तो इन सारे तीनों लॉ के बेसिस पे फैराडे ने एक लॉ दिया कॉल्ड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और वो सारा का सारा खेल किस पे था, वो सिर्फ मैग्नेटिक लाइंस पे था, किसी एक क्लोज लूप से। और मैग्नेटिक लाइंस जो पास कर रहा है क्लोज लूप से उसे हमने क्या नाम दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था, एक रिवॉल्यूशन था हमारे लाइफ में। और ये क्या बोलता है फैराडे ने लॉ में, क्या बोला कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स produces EMF in the loop, produces EMF in the loop। तो फैराडेज ने लॉ दिया, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और उसने यहां पे क्या बोला बेटा, जल्दी से आप समझेंगे। उसने यहां पे ये बोला कि किस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, क्योंकि उसने पहले दो एक्सपेरिमेंट में यह भी समझ लिया था कि अगर तेजी से ला रहे हैं तो ज्यादा हो रहा है, धीरे ला रहे हैं तो कम हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस बात पे भी डिपेंड करता है कि किस रेट से ये चेंज होता है। तो वो रिलेटिव मोशन को इसने रेट का नाम दिया और यहां से उसने किसका नाम दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम दे दिया। और इसने जन्म दिया एक लॉ का, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो बोलता क्या है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, number of field lines passing through a closed loop is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप। यदि इसके अंदर का फ्लक्स बहुत तेजी से पास हो रहा है तो इसके अंदर ईएमएफ, जिसको कि बोलते हो तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटिव फोर्स, जो कि बैटरी से रिप्लेस करते थे तुम, वो इसके अंदर करंट पैदा कर देगा सर, और वो करंट के चलते यहां पे डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो जब हमने इसे तेजी से लिया था तब यहां पे क्या हुआ था बेटा, तब इसमें जो डिफ्लेक्शन था वो बहुत फास्ट हुआ था। यानी कि रेट ऑफ चेंज जितना होगा वो प्रोपोर्शनल होगा इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ के, और इसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब हम दो चीज को समझना चाहते हैं इन सारे लॉ के अकॉर्डिंग, एक कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, दूसरा हाउ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, और तीसरा व्हाट इज द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ फैराडेज। तो मैग्नेटिक फ्लक्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने यह देखा कि इससे कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हुए। तो अब अगर मैं एक काम करूं, यहां से हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप से पास हो रहा है, तो अब मैंने क्या किया, लूप को ऐसे रखा, तब मैग्नेटिक फ्लक्स ढेर पास कर रहा था। अब लूप को अगर मैं ऐसे इसी के प्लेन में कर दूं, अब समझना, थोड़ा विजुअलाइज करना, 3D विजुअलाइजेशन। 3D विजुअलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर ऑल्सो। जैसे ऐसे ले लूं मैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से पास करे तो इसे कट करेगा सर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वही इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह बिल्कुल, तो इसे कट करेगा। इसका मतलब यहां पे अगर मैं एक लूप बना दूं तो इससे बहुत सारा पास करेगा। लेकिन अगर ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एरिया ऐसा हो जाए तो क्या कट करता हुआ दिख रहा है, देखो तो कट करता हुआ दिख रहा है, नहीं सर। यानी कि अगर लूप ऐसा है तो ढेर सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अगर लूप ऐसा है तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास ही नहीं कर रहा है। और अगर लूप को किसी एंगल पे डाल देंगे तब कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करेगा और यहां वाला ऐसे चला जाएगा, यहां वाला ऐसे चला जाएगा, लेकिन पहले जितना था उससे कम हो जाएगा। यानी कि अब हमें पूरा का पूरा बात समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करने के लिए हम 2-3 तरीका अपना सकते हैं। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा उसे हमने क्या बोला, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, जरा वो बता दो सर। तो मैंने तुम्हें बताया मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने का तरीका, मैंने तुम्हें बताया मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने का तरीका, मेथड टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स। क्योंकि सारा खेल कहां से है, मैग्नेटिक फ्लक्स से है। सारा एनिमेशन दूंगा इस चैप्टर में, एनिमेशन दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। लेकिन अभी पहले समझिए कॉन्सेप्चुअल को। ठीक है ना? अभी पहले समझेंगे कॉन्सेप्ट्स को। ओके सर, तो जरा सा इधर ध्यान दीजिए कि सर अभी आपने बताया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने का हमारे पास 2-3 तरीका है, जिसमें से सबसे पहला तरीका है चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद इन द कॉइल। तो ये जो मैं नजदीक ला रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स बढ़ रहा है। यानी कि अगर कहीं पे भी सपोज करो ये एक लूप है और यहां पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड दे दिया क्रॉस, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, क्रॉस, और ये वाला लूप जो है उसमें ये बी कांस्टेंट है तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बी के मैग्नीट्यूड को चेंज कराने लगूं, अच्छा बी चेंजेस मतलब इसका मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन तो वही है, क्रॉस मतलब क्या, अंदर, लेकिन पहले ये 1 था, अब इस बी को बढ़ा के क्या कर दिया, 5-7 कर दिया, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या किया, बढ़ा दिया। ये करने से क्या दिख रहा है तुम्हें, बढ़ गया, तो फ्लक्स चेंज होगा। मतलब बी के चेंज होने से क्या होता है, फ्लक्स चेंज होता है। ये हमें समझ में आ गया सर। ओके, यानी कि फाई मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, बी के। ये पता चल गया, बी जैसे जैसे बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। ये हमें समझ में आ गया। दूसरा चीज समझेंगे बेटा, चेंजिंग आइदर द टोटल एरिया ऑफ द कॉइल और द पोर्शन ऑफ द एरिया दैट लाइज विद इन द मैग्नेटिक फील्ड।
इसका क्या मतलब है? अगर मेरे पास कॉइल ऐसा है, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये गैल्वेनोमीटर, ओके, ये कॉइल है और यहां पे मैग्नेट है, यहां पे मैग्नेट है, जिससे कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया में लेके गया, इस एरिया में लेके गया, ओके, मान लो ऐसा है, नॉर्थ पोल यहां पे है, साउथ पोल यहां पे। अगर मैं इसका एरिया बढ़ाने लगूं, मैं ऊपर लेके जाने लगूं, तो थोड़ी देर के बाद क्या हालत होंगे? थोड़ी देर के बाद अगर ये एरिया बढ़ा दिया, ऐसे बढ़ा दिया, मान लो एरिया बढ़ा दिया, ऐसे एरिया अब ऐसे कर दिया, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ जरा सा ये भी देखो, तो भी अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा वो क्या हो जाएगा? ज्यादा आने लगेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या आने लगेगा? ज्यादा आने लगेगा एरिया बढ़ाने से। एरिया बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा हो गया। पहले क्या था? कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे थे, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे थे, जो कि इसमें पार्टिसिपेशन बहुत कम कर रहा था। लेकिन अब यहां पे लाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पार्टिसिपेशन बढ़ गया। यानी कि अगर मैं एरिया को चेंज करूं तो भी होगा। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एक और चीज पे डिपेंड कर गया, किस पे? एरिया पे। ये भी समझ में आया सर। मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे डिपेंड किया? मैग्नेटिक फील्ड पे। ये भी समझ में आया सर, ये भी समझ में आया। और तीसरा कहानी, बाय रोटेटिंग इट एट सम एंगल। तो जब उसे मैं चेंज कर रहा हूं एंगल पे, तो जब मैंने पूरा का पूरा ऐसे रखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को थोड़ा विजुअलाइज करो बेटे, ड्राइंग देखो यहां पे ऐसे, तो यहां पे खट 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 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करेगा। लेकिन जब मैं इसे ऐसे रोटेट कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट ही नहीं कर रहा है, कट ही नहीं कर रहा है, कट ही नहीं कर रहा है, इसी के प्लेन में आ गया। और जब मैं इस तरीके से रख के यहां पे देखना और ऐसे कर दिया, तो पहले जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया का था वो तो ऐसे 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 निकल गया, ऐसे ऐसे कुछ ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसे कट कर पाए। इसका मतलब ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि इसको जो रोटेट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एंगल से, मतलब ये थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है, एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है, रोटेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या कि अगर मैंने कॉइल को सामने रख रखा है, ऐसा कॉइल को ऐसा रख रखा है, सपोज कर लो ऐसा रख रखा है ना? हाँ हाँ सर। और यहां पे पोल रख रखा है। लेकिन अगर मैं इस कॉइल को, नॉर्थ साउथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें कट करता जा रहा है, बहुत ही बढ़िया बात है, ओके। और अगर मैं इस कॉइल को अब क्या किया, इस कॉइल को ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे कुछ एंगल पे ले लो, कुछ एंगल पे ले लिया गैल्वेनोमीटर, तो क्या हुआ? तो भी सर कहानी चेंज हो गया। यहां से कुछ ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होने लगे। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होने लगा। और ये 3D डायग्राम है, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं यहां पे, इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। इस तरीके से देखो जरा सा, मान लो ये एक लूप है। अच्छा सर, आपने सिखाया था ये चीज पहले भी वैसे तो, लेकिन दोबारा भी बताने की कोशिश कर रहे हो आप। देखो ध्यान से, मान लो कि यहां पे एक लूप है बेटा, ध्यान पूर्वक देखेंगे आप लोग। ये एक लूप है मान लीजिए, और ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, ओके। और यहां पे इस लूप को मैंने ऐसे टर्न कर दिया, ऐसे। इस लूप को पहले मैं ऐसे दिखाता हूं सीधा लाइन से, और लूप को अब मैंने ऐसे कर दिया। यानी कि पहले लूप था ऐसे, ये फील करो इसको ऐसे, और अब लूप को मैंने टर्न करा दिया, तो लूप हो गया ऐसे, लूप हो गया ऐसे। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो थे वो भी अलग तरीके से कट होने लगा। तो अब इन सारे चीज को समझने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि मैग्नेटिक फ्लक्स आखिर किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अब हमें समझ में आ गया है कि 3 चीज पे डिपेंड करेगा, बी पे, ए पे और बी के ओरिएंटेशन पे। तो फिर से ये चीज वैसा ही समझ में आया जैसा हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझा था। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझा था कैसा? E डॉट डी एस। तो हमने डिसाइड किया क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या? B डॉट डी एस। तो अब हम एक ऐसे जगह पे आ गए हैं जहां पे हमने एक फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव कर लिया है, और वो है हमारा क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि है B डॉट ए, जिसे बी ए कॉस थीटा के नाम से हम जानेंगे। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को यदि हम चेंज करेंगे तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स
यानी कि ईएमएफ जनरेट होगा, जो कि लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। और मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल वैसा ही है जैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। और यहां पे क्या था बेटा, ई डॉट डी एस। यहां तक यदि पूरा का पूरा समझ में आ गया, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तुमने सारे समझ लिए, एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया, कैसे रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, फिर किस तरीके से वो इस कंक्लूजन पे आया कि रिलेटिव मोशन नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और मोशन दोनों इफेक्ट करता है। और इन दोनों को उसने रिलेट किया एक ऐसे टर्म में जिसे इसने बोला मैग्नेटिक फ्लक्स, और वो हमने सीखा है बी डॉट डी ए। यहां तक एकदम तगड़ा समझ में आ गया तो फटाफट बता दो मुझे। यस सर, एकदम मस्त मजा आ रहा है जीवन का। फैराडेज ने जो हमें दिया है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अब वो हम समझने वाले हैं। एक बार फटाफट सारे बच्चे मुझे बता दो सर, अभी तक जो ओपनिंग है क्लास का, जो ये पूरा का पूरा समरी है क्लास का, वो हमें आज पूरा समझ में आ गया है कि ये क्लास किन चीजों पे चलने वाला है। मैग्नेटिक फ्लक्स पे चलने वाला है, जो कि जैसा था वहां पे, और अभी लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दूसरा चीज आप बताओगे उस पे चलने वाला है। ये दो चीज के ऊपर ये पूरा का पूरा क्लास बेस्ड है। चलिए, थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, मजा आया बच्चा लोग। चलिए शुरू करते हैं। यस, तो अब हमें पता चल गया है कि ये पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ दो चीज पे बेस्ड है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकलता है ये आप अभी बताओगे। वो आपने डिराइव किया मैग्नेटिक फ्लक्स मैथमेटिकली बी डॉट डी ए के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब दूसरा चीज अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन उससे पहले हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। किसका? मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने का। तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो निकालना पड़ेगा, तभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यस, तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका, और उसके बाद एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के ऊपर आएंगे जिसे हम बोलेंगे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, गिवन बाय द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी, सर माइकल फैराडे। यस सर, तो चलिए आ जाइए, बढ़िया तरीके से समझते हैं सर। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपने बोला है सर वो बी ए कॉस थीटा के बराबर होगा, बी डॉट डी ए के बराबर होगा, और ये ए बी पे भी, ए पे भी और कॉस थीटा पे भी डिपेंड करता है। अब सुनना बात को, इसमें से कोई भी चीज चेंज हो सकता है। या तो बी को चेंज कर दो तो भी चेंज होगा फ्लक्स, या तो ए को चेंज कर दो तो भी फ्लक्स चेंज होगा, या थीटा को चेंज कर दो तो भी फ्लक्स चेंज होगा। अब इसमें कोई भी कांस्टेंट, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। यदि इनमें सारा कुछ वेरिएबल हो जाए या कोई भी चीज चेंज हो रहा हो बार 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 बार, तो याद करो वो दिन जब हमने सिखाया था चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए? इंटीग्रेशन। यानी कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये बी डॉट डी ए से भी निकलेगा और इंटीग्रेशन से भी निकलेगा सर। तो अब हमने क्या देखा है वो जल्दी से कवर अप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, तो magnetic flux is proportional to the number of magnetic field lines passing through a closed surface. It is denoted by phi e. Mathematically phi is equal to b dot a, और this is b a cos theta. कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत ही अच्छा समझ में आ गया। अब यदि इनमें कोई एक छोटा सा चेंज होगा तो इंटीग्रेशन आएगा सर, तो हम छोटा सा मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे। यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ प्लेन सरफेस ऑफ एरिया ए, ये एरिया ए को इंडिकेट कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी को इंडिकेट कर रहा है, और थीटा जो है वो एंगल बिटवीन बी एंड ए को इंडिकेट कर रहा है। यस सर, चलिए आगे का कहानी करते हैं। अब इसमें देखो, इसमें बी है और ए है, तो इसका यूनिट भी सर निकाल लेते हैं। यस सर, इसका यूनिट भी सर निकाल लेते हैं, बी और ए का। तो बी तो मैग्नेटिक फील्ड होता है सर, यस, और ए क्या है? एरिया है सर, यस। तो अब यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट भी निकाल लो और सारा कुछ निकाल लो। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अभी आएगा, लेकिन सबसे पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, हाउ टू डिफाइन द मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर ये सब, ठीक है, फिर ये सब करेंगे। अच्छा सर, तो सर बी डॉट डी ए से आप सारा खेल कराने वाले हो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर अब क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में मेरे तरफ से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने।
जल्दी से बताना। करना क्या है, b इंटू ए, करना क्या है, b इंटू ए, और आंसर सारा निकल जाएगा। सारा कुछ मैं रख रखा हूं, यूनिट वगैरह, डायमेंशन वगैरह, टेंशन मत लो। ये रहा पूरा का पूरा, सब कुछ बताऊंगा, पूरा डिटेल में काम करेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। यूनिट, डायमेंशन, सब कुछ ये रहा। देखना चाहते हो तो देख सकते हो। एसआई यूनिट जो मैग्नेटिक फ्लक्स का है उसे हम वेबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेबर, ध्यान रखना है। और 1 वेबर 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर के बराबर है। 1 वेबर किसके बराबर है, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर के। कैसे पता सर, अरे अभी तो बताया ना बेटा। क्या बताया, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए। तो यहां पे क्या है, बी, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड किससे, टेस्ला, और ये क्या है, मीटर स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, टेस्ला मीटर स्क्वायर। हाँ सर समझ में आ गया। और एक चीज और याद रख लो, अगर इतना समझ लिया है तुमने तो, कि सीजीएस यूनिट जो इसका होता है वो मैक्सवेल है। क्या है, मैक्सवेल। यानी कि सर मैग्नेटिक फ्लक्स का सीजीएस यूनिट मैक्सवेल के नाम पे दिया गया है। यस, और 1 मैक्सवेल जो होता है वो 1 गॉस पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि मैक्सवेल भी आ गया, गॉस भी आ गया, टेस्ला भी आ गया। हाँ भाई हाँ, ये लोग ना साइंटिस्ट के सम्मान में कुछ नाम रख देते हैं सर, ऐसे ही यहां पे भी इनके सम्मान में रखा गया है। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब जैसे वहां पे सारे फ्लक्स निकाल निकाल के ऐड करते थे, यहां पे भी नंबर ऑफ फ्लक्स होगा तो एल्जेब्रिक सम करोगे। यानी कि अगर फ्लक्स नेट निकालना है तो क्या करोगे, फ्लक्स 1 नंबर से, फ्लक्स 2 नंबर से, फ्लक्स 3 नंबर से, और यहां पे भी इसे किससे डिनोट कर रहा हूं मैं, फाई से। वहां पे फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स और यहां पे फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स। सर एकदम समझ में आ गया। अब यहां पे जरा सा ध्यान देंगे, मैंने तुम्हें अभी तुरंत बताया, अगर छुटकी सा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो बीडीए को क्या करोगे, इंटीग्रेट करेंगे सर। और क्या करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स 2 तरीके से निकलेगा, एक 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 कैसे, एक कैसे, एक किस तरीके से, बी डॉट डी ए से सीधा, और एक इंटीग्रेशन से। ये 2 कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, और ये 2 कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अब आप आ गए हो कहां पे, एक ऐसे जगह पे जहां पे क्वेश्चंस करने के लिए हम तैयार हैं। ओके, तो सारे एक्सपेरिमेंट हमने सीख लिया, ये सीख लिया है, मेथड हमने सीख लिया है, और अब हमारे पास पहला क्वेश्चन ये रहा सर। जल्दी से तैयार हो जाइए और आंसर बताते चलिए फटाफट बच्चा लोग। सपोज कर लो मेरे पास एक रिंग है और इसके सेंटर पे अनदर एक छुटकी सा रिंग है, अनदर एक छुटकी सा रिंग है। यस सर, यहां पे ओके, इसमें मैंने करंट फ्लो करवा दिया है, कितना, आई, कितना करंट है, आई। बताओ इसका रेडियस यदि है ए और इसका रेडियस है आर, ये ए जो है वो वेरी वेरी लेसर देन आर है। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द स्मॉलर सर्कल प्लेस्ड एट द सेंटर। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स, धड़ाधड़ आंसर बोलते जाओ। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एरिया पाई स्क्वायर ऑफ ए स्मॉल सर्कल। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी बताइए। सर यहां पे आपने बताया था ये पूरा का पूरा करंट फ्लो हो रहा है, उसके चलते यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। तो अब सॉल्यूशन बताओ सर, आप सॉल्यूशन क्या होगा बेटा इसका। सर मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 0 0 0 आंसर कर रहे हो, क्या कर रहे हो भैया। अरे मैग्नेटिक फ्लक्स अभी तो सीखा है तुमने, बी डॉट ए होता है। हाँ सर, अभी तो यही सीखा है मैंने, बी डॉट ए। यानी कि एक करंट, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये बताओ। सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये बताओ। सर करंट कैरिंग लूप के चलते मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे अंदर की तरफ होगा, राइट हैंड रूल से आपने बताया था। तो इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर की तरफ। कितना होगा सर, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्यों निकाल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। देखो बेटा, एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा, यहां कुछ और, यहां कुछ और, यहां कुछ और, यहां कुछ और। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन वाला हमेशा ये बोलता है ए इज वेरी वेरी लेसर देन आर,
तो इस रेडियस के रिस्पेक्ट में ये बहुत ही छोटा है, तो हम समझते हैं कि ये सर्कल पे ही रखा हुआ है, सर्कल के सेंटर पे ही रखा हुआ है। तो हम इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेंटर का ले लेंगे और एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो निकालोगे वो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर का लेना पड़ेगा। और रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना भैया? म्यू नॉट आई बाई 2r। यस बच्चा लोग, तो ये रहा सर म्यू नॉट आई बाई 2r। मजा आया है जीवन का। और ये रहा आंसर सर, बी का वैल्यू म्यू नॉट आई इंटू पाई, आर का वैल्यू स्मॉल ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2r। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर क्या आया? म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर इंटू आई डिवाइडेड बाय 2r इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। बोलो एकदम तगड़ा फील आ रहा है? जीरो क्यों होगा यार? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है और एरिया भी ऐसा ही है। तो अगर ऐसा एरिया है, यहां पे फील करो ऐसा, और ये अंदर जा रहा है, इसके चलते तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है ना, तो क्रॉस करेगा ना, क्रॉस करेगा ना यार मैग्नेटिक फील्ड। हाँ सर, जीरो पता है कब होगा? अब बताना, देखो अब बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, क्वेश्चन 2। ये रहा तुम्हारे पास एक एरिया जिसका रेडियस है r, ओके, और यहां पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बताओ, दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बताओ मुझे, अब बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स। बताओ, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो यूनिफॉर्म है इसमें, और मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस लूप इज इन सेम प्लेन। B एंड लूप बोथ आर इन सेम प्लेन, बोथ आर इन सेम प्लेन। अरे इसमें क्या होगा सर? इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो जीरो होगा सर, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। दोनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है? 90। कितना दिख रहा है? 90। एरिया वेक्टर इधर है, क्योंकि लूप का एरिया किधर होता है मैंने बताया है। कहां पे सर? उस वाले चैप्टर में, मैग्नेटिक फ्लक्स में, कि लूप का एरिया जो निकालना होता है उसके डायरेक्शन में राइट हैंड। तो ये ओपन लूप है, तो इसका एरिया या तो इधर है या तो अंदर है, तो इधर है या अंदर है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या है? तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स कट ही नहीं कर रहा है तो फ्लक्स कितना है? जीरो जीरो जीरो। हर एक बच्चा इस क्लास का बोल दिया है जीरो है। कितना है? जीरो है। मजा आ गया है। क्या आ गया है? मजा आ गया, बेहतरीन मजा आया। मैग्नेटिक फ्लक्स सीखते जा रहे हैं। यस सर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फिर से एक और क्वेश्चन मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर, क्वेश्चन 3। सपोज करो मेरे पास एक सर्कुलर रिंग है, एक सर्कुलर रिंग है, और इसके एक्सिस पे एक यहां पे एक स्क्वायर है। सपोज करो एक स्क्वायर है। अच्छा, इस स्क्वायर का साइड लेंथ कितना है? L इंटू एल। ओके, ये दूरी कितनी है? x। इसका रेडियस कितना है? r। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? यहां पे डॉट, मतलब यहां से तुम्हारी तरफ और यहां से क्रॉस अंदर की तरफ। बढ़िया। हाँ, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I। क्या हो रहा है? I। बताओ, फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ स्क्वायर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस x ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। क्या करना है? इसके एक्सिस पे, x डिस्टेंस पे एक स्क्वायर है, इससे फ्लक्स निकालना है। फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, फ्लक्स through the square. Okay, it is given that this distance x is very greater than r। अच्छा, इसका तो जरूरत नहीं है, चलो छोड़ो। this l ये जो है l, this l is very greater than x। no, x is very greater than l। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। एरो एकदम सही है। यहां से, अब ये एक्चुअल में एरो का मतलब नहीं है, जानते हो?
एरो का मतलब तुम समझ ही नहीं पाओगे। यहाँ पे डॉट और क्रॉस सबसे बेस्ट कन्वेंशन है, यहां से बाहर आया, यहां से अंदर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इधर। अब ये मैं क्यों लिखा है, ये मैंने क्यों लिखा है जरा बताओ। सर यहाँ पे रॉन्ग डायरेक्शन, यू कांट से इट इज रॉन्ग डायरेक्शन। अगर मैं ऐसे लिखता हूं, यू कांट से इट इज रॉन्ग, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि ये लूप ऐसा है, ऐसा तुम्हारी से आके इधर जा रहा है, और यहां से करंट ऐसे जा रहा है, और यहां से अंदर जा रहा है, तो जो अंदर वाला चीज होता है उसे जनरली डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। तो तुम अगर इसे डॉटेड लाइन से डिनोट कर दो, तब यू कांट से दिस, ऐसे डॉटेड लाइन से डिनोट कर दो। तो ये बात पता चल चुका है कि ये अंदर है, और यहां अच्छा ऐसा बोल रहे हो क्या, अब समझ में आया क्या बोल रहे हो। ऐसे लिखो सर, ऐसा बोल रहे हो, हाँ, यहां से बाहर निकला है और यहां से अंदर गया है, तो यहां से क्या हो रहा है, बाहर निकला है, यहां से अंदर। तो ये वाला बात बताने की कोशिश ये कर रहा है कि करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे, यहां से अंदर, यहां से बाहर, ऐसे। तो इस तरीके से डायरेक्शन जो है अपवर्ड या डाउनवर्ड, वो ऐसे कभी समझ में नहीं आता जब तक कि ऑब्जर्वर ना बताओ। तो अगर प्लेन में फोटो बनाओ तो डॉट एंड क्रॉस बेस्ट कन्वेंशन है, या ऑब्जर्वर को लगाने के बाद पता चलता है कि क्रॉस होगा या डॉट होगा। बच्चों ने आंसर निकाल दिया है भैया। ओके, क्या बोलना चाह रहे हो सर, बोलना ये चाह रहे हो कि ये वाला से फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स क्या होता है सर, बी डॉट ए। हाँ, ये क्या है सर, स्क्वायर है। तो फ्लक्स जब आप निकालोगे सॉल्यूशन में सर, तो आपको लिखाना पड़ेगा फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये ऐसे है सामने में, ऐसे सामने, मैंने एंगल उंगल कुछ नहीं दिया है अभी, तो ऐसे होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स अलोंग द एक्सिस ही होता है, ये भी पता है आपको। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा बेटा, वो इधर ही होगा एकदम, और तुम एक्सिस वाला ही मैग्नेटिक फ्लक्स कंसीडर करोगे। क्यों, क्योंकि फिर से वो एरिया बहुत ही छोटा है और मैग्नेटिक फ्लक्स सिर्फ इधर है। तो मैक्सिमम बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया है, और आंसर क्या आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स सर एक्स डिस्टेंस पे कितना होता है, तो होता है म्यू नॉट। अच्छा, इसको थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा लो, कितना होता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ, जल्दी बताओ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, और एरिया कितना है, इंटू एल स्क्वायर। दिस इज द फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ दिस क्वेश्चन। कितने लोगों ने ये क्वेश्चन किया था, फटाफट आग लगा दो। सर हमारा एकदम सही है, जल्दी से बता दो। सर मस्त मजा आया है क्योंकि हमने यही आंसर दिया है। मस्त मजा आया है, फटाफट बता दो, मस्त मजा आया है। एम ए जे, मस्त मजा आया है, मस्त मजा आया। इतना एम ए, फटाफट बता दो, एम ए, जल्दी बता दो, एम ए। हा एम ए आज से चलेगा, मस्त मजा आया, MMA, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मस्त मजा आया है ना। मजा ही, और आग साग तो हमेशा लगा देते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में तुम हीरो और हीरोइन बन गए हो क्या। तो एक दो क्वेश्चन बढ़िया हो जाए, तगड़ा क्वेश्चन के लिए तैयार हो तो एक बार आग लगा दो फटाफट। तगड़ा क्वेश्चन के लिए यदि तैयार हो तो एक बार आग लगा ही दो बच्चों। यस सर, आज तो फोड़ देना है भाई, मजा आ रहा है MMA में। अगला क्वेश्चन की तैयारी शुरू कर रहे हैं, और ये रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन। कहाँ है भैया, कहाँ है भैया, कहाँ है भैया, ये रहा। चलो, मैंने क्वेश्चन दिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन स्पेस, B इज इक्वल टू B1 I कैप। सब रेडी हो जाओ, फटाफट आंसर करना है। MMA MAMC आधे लोग बोल रहे हैं MAMC, इसीलिए तो MMA तक लेके आए हो ना। अब उस एक को इधर और C एक एक्स्ट्रा डाल देंगे, हो जाएगा MAMC। चलो इधर आ जाओ। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स एग्जिस्ट इन स्पेस, B0, B1 I कैप, B2 J कैप, B3 K कैप। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया S इफ द एरिया S इज इन, एरिया वेक्टर XY प्लेन में है, YZ प्लेन में है, ZX प्लेन में है। सर कैसे बातें कर दी आपने, XYZ प्लेन बना लो सर। ये लो मजा जीवन का भाई साहब, ये रहा जीवन का मजा X प्लेन, ये रहा जीवन का दूसरा मजा Y प्लेन, ये रहा जीवन का तीसरा मजा Z प्लेन। ओके बच्चा लोग, यस सर। तो अब मेरे पास 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। XY प्लेन में यदि है तब क्या होगा, तो ये रहा X,
ये रहा y और ये रहा z। तो ये ध्यान रखना है, एरिया कैसा है, एस, कैसा भी एरिया हो सकता है, वो एस सर्कुलर एरिया भी हो सकता है, वो एस जो है रेक्टेंगल भी हो सकता है। लेट द सर्कुलर एरिया एस फॉर कैसा कैसा मानना चाहते हो, लेट द स्क्वायर एरिया एस फॉर स्क्वायर। ठीक है, मान लिया स्क्वायर एरिया है, एरिया का वैल्यू एस है। ओके सर, बहुत ही बढ़िया। तो यहां पे क्या होगा सर, यहां पे एक्स वाई प्लेन में यदि है, क्या है बेटा, एक्स वाई प्लेन में यदि है तो आप क्या लिखोगे सर, एक्स वाई प्लेन में एरिया यहां पे आएगा। और अगर ये एक्स जेड प्लेन में होगा तो इस जेड को उठा के यहां लाएंगे भैया, ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा जेड। एरिया कहां दिखेगा, यहां। अरे बोलो, क्या यहां दिखेगा, यहां। अच्छा, इस जगह पे, हाँ इस जगह पे, लेकिन इस जगह पे एरिया देखने के लिए तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो मैं ऐसे बना देता हूं। अच्छा, ये एरिया इसको भी उठाओगे, इसको भी, और इस जगह पे इसको उठाओगे तो यहां पे एरिया है भैया, कैसा, यहां पे। ओके, तो ऐसा एरिया बना देता हूं थोड़ा सा। अच्छा, ये तीनों एरिया ऐसी है, हाँ अलग अलग प्लेन में है ना। यस सर, एकदम तगड़ा फील आना चाहिए 3D का। सुनना बच्चा, सुनना सुनना सुनना, एक्स वाई प्लेन में ये एरिया या तो तुम्हारी तरफ या तो अंदर की तरफ। खुले हुए चीजों का एरिया हम एग्जैक्ट नहीं बताते, खुले हुए चीजों का एरिया हम एग्जैक्ट नहीं बताते बेटा, बंद होना चाहिए, तब हम आगे खड़ा होकर एरिया बताते हैं। टुकाक 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 टुकाक। ओपन चीजों का दो एरिया की पॉसिबिलिटी होती है, एक बाहर वाला एरिया और एक अंदर वाला एरिया। लेकिन परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर हमेशा कैसे निकलता है, नॉर्मल टू द सरफेस। तो एरिया यहां पे डॉट या क्रॉस कुछ भी हो सकता है, डॉट एरिया भी होगा और क्रॉस एरिया भी होगा। ओके, लेकिन इसका एरिया ये एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है तो इसका एरिया के कैप या माइनस के कैप होगा। इसका एरिया वेक्टर क्या लिखोगे, या तो लिखोगे के कैप और लिखोगे माइनस के कैप, कुछ भी। लेकिन ये अगर एक्स जेड प्लेन में है, ऐसा ऐसा, तो इसका एरिया कैसा, ऐसा या ऐसा, तो क्या लिखोगे, एरिया या तो वाई में और या तो माइनस वाई में। तो या तो लिखोगे जे या तो लिखोगे माइनस जे, इसका एरिया। अच्छा, और इसका ये किस में है, खुपाच वाई जेड प्लेन में है, तो वाई जेड प्लेन में एरिया या तो एक्स या तो माइनस एक्स। तो भाई साहब इसका एरिया या तो इधर है या तो इधर है, तो लिखोगे आई कैप या फिर माइनस आई कैप। सर मजा आया जीवन का। अब आपने ये बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है बी, वो किधर है, ये B1 आई कैप है, B2 जे कैप है, B3 के कैप है सर। और आपने ये चीज पहले भी बता रखा है कि जिधर एरिया उधर ही मैग्नेटिक फील्ड होगा, तब ही कट करेगा, उसके प्लेन में या उसके प्लेन में कट नहीं करेगा। तो इसका वाला एरिया के कैप में है, तो के वाला ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा एक्स वाई में। अगर y और z की बात करोगे तो I वाला ही कंपोनेंट आएगा, और अगर x और z की बात करोगे तो k वाला कंपोनेंट आएगा। मजा आ गया है जीवन का। नहीं 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 सर, MAA नहीं, एक्स वाई प्लेन का आंसर, पहला का आंसर क्या हो गया, जल्दी बताओ। एक्स वाई प्लेन में कौन सा एरिया, के कैप वाला। के कैप में क्या है, B3। तो मैं क्या लिखूंगा, आंसर क्या लिखूंगा, एक नंबर का क्या लिखूंगा, माइनस B3 और एरिया एस, खत्म। हाँ, दूसरे वाले का बताओ, दूसरे वाले का φ2 होगा। φ2 मान लो एक्स वाई के बाद YZ, Y और Z प्लेन में आई वाला काम आएगा, तो आंसर क्या लिखोगे, B1 इंटू एस। सर एकदम समझ में आ रहा है। और तीसरा का आंसर क्या लिखोगे बेटा, तीसरा कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन। ये रहा एक्स और ये रहा जेड प्लेन यहाँ पे है, और मैग्नेटिक फील्ड जे वाला काम आएगा या माइनस जे वाला। जे वाला को क्या लिखोगे बेटा, B2। तो आंसर क्या आया, B2S। जितने बच्चों ने ये आंसर एकदम सही किया, आग लगा देना है MMA। MMA के साथ आग जरूर दिखना चाहिए, तब पता चलेगा कि रियल में फील आया था। ऐसे नहीं बच्चों यार, ऐसे नहीं बच्चों। जीवन का बेहतरीन मजा, MMA के साथ आग बरसाना, ये नहीं भूलना है यार। हाँ सर, समझ में आ गया।
ओके अगर अब ये दूसरा क्वेश्चन एक और तगड़ा क्वेश्चन दे रहा हूं, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट का फील दिलाता हूं फ्लक्स के केस में। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन, फ्लक्स के केस में इंटीग्रेशन का फील। ये लो, ये तो सर काफी सेट वेट करके आए हो आज। हाँ आज तो बेटा बता रहा हूं तुम्हें, फोड़ फाड़ के आज तुम्हें मजा दिलाना है सर। अच्छा ये क्वेश्चन का एक क्वेश्चन नीट में पूछा है, तो तुम परेशान मत हो कि ये क्या मास्टर कराएगा। नीट में ये क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो एमएमए का बरसात होता हुआ इस तरीके से अपने क्लास में, और इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। चलो एमएमए आ जाओ फटाफट, मस्त मजा आया। जल्दी से एमएमए अगला फिगर शोज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर आई। तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसीलिए आप यहां पे करंट आई ले लिए हो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अच्छा यहां से ए दूरी पे एक आपने कुछ स्क्वायर प्लेट रख रखा है, चलिए देखते हैं। एंड अ स्क्वायर कंडक्टिंग वायर लूप ऑफ साइड लेंथ एल, यानी कि ये दूरी जो है स्क्वायर है, ये भी एल और ये भी एल। बहुत सुंदर बात है सर। चलिए एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम अ वायर, ठीक, बोथ द करेंट वायर एंड लूप आर इन द प्लेन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक, अब सुनना बेटा, मजेदार बात बोल रहा हूं। एक बोल रहा है फाइंड द फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओहो, यही तो तभी से निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अब तुम मुझे बताओगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स यहां क्यों होगा। अभी तक तो मैं मैग्नेटिक फील्ड दे रहा था, अब तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया मैंने, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों आएगा। अरे सर अभी तो यही पढ़ाया आपने, ये करंट कैरिंग वायर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। करंट कैरिंग वायर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कैसे और कितना और किधर, फटाफट आंसर बताओ, फटाफट 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 आंसर बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट। सर करंट इधर और यहां पे एरिया तो किधर गया, अंदर, खुपाच खुपाच खुपाच। बोलो करंट इधर और ये वाला किधर, खुपाच 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 अंदर। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के चलते ए डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है भैया, कितना होता है भैया। ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। सर 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 मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पे होता है म्यू नॉट आई बाय, बता पा रहे हो, बता पा रहे हो। अरे साइन अल्फा प्लस साइन बेटा, टू टू खत्म, कितना आ ही नहीं रहा आंसर। क्रॉस ये तो समझ में आया, क्रॉस तो समझ में आया, लेकिन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना है ये तो बताओ, कितना है ये तो बताओ। 2 पाई भाई साहब, एक बच्चा ने सही आंसर कर दिया है सर। तो आर डिस्टेंस पे है तो 2 पाई आर। अब देखो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है या कांस्टेंट, वेरिएबल है या कांस्टेंट। सर वेरिएबल है सर, वेरिएबल है, क्योंकि ये दूरी लोगे आप x डिस्टेंस पे, तो यहां का मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, यहां का मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, यहां का मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा। हाँ क्योंकि r का फंक्शन है, तो ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, वेरिएबल। तो हम एक छोटा सा एलिमेंट लेके उससे छुटकी सा मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे और उसे इंटीग्रेट करके पूरा आंसर निकालेंगे। यस सर, एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है। तो यहां से म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर है ना। हाँ सर, तो अब क्या करेंगे, हमें पता चल गया ये दूरी a है, ये दूरी a प्लस एल है, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यहां पे नहीं होगा, होगा क्रॉस। ये बात सही है, लेकिन यहां पे घटेगा। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, वो तुम सबने बोल दिया है, तो आप क्या करो, अब एक x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ का एलिमेंट ले लो। तो ये dx विड्थ का हमने एलिमेंट लिया। एरिया यहां पे देखो क्या है, तो इसमें छोटा सा एरिया इसका जो होगा dA, वो क्या होगा देखो। इसका फ्लक्स अगर निकालोगे छोटा सा d फाई, तो आप लिखोगे b एट x डॉट dx, नहीं b डॉट x डॉट dA एरिया। ठीक है, अब देखो यहां पे x डिस्टेंस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड बोलोगे तो हम यहां x लिख देंगे। हाँ सर, तो b एट x अगर निकालना है तो हम लिखेंगे म्यू नॉट आई बाय 2 पाई x। ओके सर, और ये जो एरिया है छोटा सा, उसमें हम लिखेंगे ये वाला एरिया dx और ये वाला एरिया l। इसका जो छोटा सा एरिया है dA, उसको अपन लिखेंगे सर l इंटू dx। क्या लिखेंगे, l इंटू dx। आ रहा है ना समझ में। यस सर, ये वाला लेंथ l और ये वाला लेंथ dx।
तो लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, है ना? यस सर। तो आ गया है काफी लोगों का सही आंसर। तो सर ये bx जब आप कैलकुलेट करोगे सर, तो आप यहां पे लिखोगे bx मैग्नेटिक फील्ड x डिस्टेंस पे, और वो कितना है म्यू नॉट आई बाई 2πx, और इनटू, अब ये दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री ही ले लो आप, क्योंकि एरिया अंदर भी है और बाहर भी। और डीए एक छोटा सा लिखो, छोटा सा एरिया जो होगा वो एल, और ये वाला विड्थ, तो ये छोटा सा एरिया, ये वाला विड्थ dx, और ये एरिया क्या होगा एल dx, ये क्या होगा एक छोटा सा एरिया dx। तो सर अब जल्दी से लिख दो और आंसर की प्राप्ति, और यहाँ पे क्या है डी फाई, और इसे क्या करोगे इंटीग्रेट, इंटीग्रेट कहां से कहां तक? सर वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है बेटा x। एम आग लगना शुरू हो गया, बच्चों ने आंसर निकाल दिया। पहला यहां पे जब है तब कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, तो पहला फंक्शन का लेंथ का जो होगा वो a से शुरू होगा। जब a पे है तो मैग्नेटिक फ्लक्स 0 है, और फिर कहां पहुंचा a से a प्लस एल तक, क्योंकि ये दूरी कितना है l, यहीं तक पहुंचना है। यस सर। तो हमने क्या किया a से a प्लस एल तक इंटीग्रेट किया, और जब a प्लस एल तक है तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया फाई। सर हमें इसका इंटीग्रेशन बस करना है, तो म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, 2π बचा 1/x dx। तो यहां पे आप करोगे इंटीग्रेशन, म्यू नॉट बाहर, आई बाहर, एल बाहर, 2π बाहर, 1/x dx, कहां से कहां तक a से a प्लस एल तक। और इसका इंटीग्रेशन होता है सर ln x, क्या होता है ln x। तो ये हो गया ln x, इंटीग्रेशन कर दो, और डी फाई का इंटीग्रेशन हो गया फाई, और आंसर निकल गया। फाई का लिमिट रखो 0 से फाई तक, और यहां पे क्या है म्यू नॉट आई एल डिवाइडेड बाय, जल्दी बोलो 2π, और यहां पे आ गया ln x, और इंटीग्रेशन का लिमिट a से a प्लस एल। तो अब क्या करोगे बेटा, लिमिट रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो गया म्यू नॉट आई एल डिवाइडेड बाय 2π, और यहां से हो गया ln अपर लिमिट a प्लस एल माइनस लोअर लिमिट, तुमने काफी किया है। ओके, और ये होता है 1/x dx का इंटीग्रेशन ln x, लिमिट पुट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तगड़ा समझ में आया है? एक इंटीग्रेशन की बात करा मैंने, एक छोटा सा एलिमेंट लेने की बात किया, क्या किया एक बार रिपीट करूंगा, पहले फाइनल आंसर आपके सामने। कितनों का मैच किया फटाफट आग लगा के बता देना। मी नॉट आई एल बाय 2π, ओहो सबका आंसर आ गया है। यस, कितनों का आंसर आ गया जल्दी बताओ, तब तक रिपीट करूंगा अभी। म्यू नॉट आई एल बाय 2π, और यहां पे ln x माइनस ln y, ये होता है ln x बाय y, तो हो जाएगा a प्लस एल बाय ए, और ये हो चुका है सर नेट मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आपने सर एक तो इंटीग्रेशन का फील दिला दिया कि कैसे छोटे से एलिमेंट के ऊपर करते हैं, और एक बार आप थोड़ा सा रिकैप कर दो जिससे बाकी बच्चों को जो दिक्कत हो वो भी खत्म हो जाए। क्वेश्चन था कि एक लॉन्ग स्ट्रेट, थैंक यू बच्चा लोग, MMA की आग लग रही है। सो लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट I and a square conducting wire loop of side L at a distance A from the current wire। एक करंट कैरिंग वायर के सामने एक लूप था बेटा, यस, और लूप में हमने क्या किया, बोथ द करंट वायर एंड द लूप आर इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में है, इसीलिए इसके चलते यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंतर है। तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाय 2π आर, आर वेरी कर रहा है, दूर जा रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, बहुत इजी है, बहुत इजी है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल होगा तो छोटे से फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स क्या होता है बी डॉट डी ए, तो हमने एक्स डिस्टेंस पे एक मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला म्यू नॉट आई बाय 2πx, है ना। और एरिया एक छोटा सा क्या लोगे, ये लेंथ तो यही लोगे, और सब जगह मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। मतलब कांस्टेंट मतलब इस जगह पे जितना है उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ। तो यहां से यहां तक सब जगह मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, और वैल्यू कितना आएगा वो यही आएगा, यही। तो उसको आप ऐसे ऐसे लेके यहां से यहां तक जाओगे, तो a से a प्लस एल तक इंटीग्रेट किया, और यहां से हमने 1/x dx का इंटीग्रेशन को लिखा ln x, और लिमिट रख दिया, ये तो कांस्टेंट को हमने बाहर किया था। आंसर की प्राप्ति हो चुकी है मजेदार तरीके से। तो हम इस कगार पे आ गए हैं सर कि हमें मैग्नेटिक फ्लक्स एकदम समझ में आ गया है सर।
और अब हमें क्या करना है, अब हमें सीखना है बेटा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि हमने सीख लिया है मैग्नेटिक फ्लक्स को निकालना। तो चलिए अब आते हैं ऊपर की तरफ और अब देखते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेंज लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रहे हमारे प्यारे फैराडे और इसने दुनिया वालों को बोला, क्या बोला ये देखते हैं। फैराडे ने दुनिया वालों को बोला, whenever magnetic flux changes through a loop, whenever magnetic flux changes through a loop, an EMF is induced in the loop and that EMF is given by minus of d phi by dt, मतलब rate of change of magnetic flux is equal to EMF induced in the loop। और निगेटिव भी बोला उसने, और ये निगेटिव का हमने मतलब भी समझना है। अब हमें इस निगेटिव का मतलब भी समझना है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा बेटा, लेकिन आज के कॉन्सेप्ट्स में थोड़े से फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बताना है। क्वेश्चंस बहुत सारे करवाऊंगा, तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत सारे लेके आते हैं। यहां पे लाइन लगा हुआ है क्वेश्चन का, आप टेंशन मत लीजिए। ये एक क्वेश्चन करवाना है, फिर ये करवाना है, और फिर नीचे भी लाइन लगा हुआ है क्वेश्चन का, ये देख लीजिए आप। ये भी, 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 ये सारे नीट के पूछे गए क्वेश्चन और भी नीचे होंगे। तो इस तरीके से अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। पहले अभी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे सर। चलिए इसको पढ़ेंगे, फिर धमाकेदार एंट्री, ठीक है? ओके सर। अब क्या है सर, अब आप बात करेंगे किसका, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ठीक है? क्या बोला, व्हेनेवर द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज लूप चेंजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप। लेकिन इसने माइनस साइन भी लगाया। इस माइनस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले फैराडे लॉ का एकदम जहन में बिठा लो। फैराडे लॉ का स्टेटमेंट क्या है सर? फैराडे लॉ का स्टेटमेंट है क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, यानी कि ये इस बात को बताता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, देखो किसका बात कर रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, 2, 3, 5, 7, ये सब क्या है, मैग्नीट्यूड है। समझ में आ गया ना? ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, डी फाई बाय डी टी के बराबर है। ये बात हमें बता दिया किसने, फैराडे ने। और इसने बोला देखो जादू हो रहा है दुनिया वालों, एक लूप एक बैटरी का काम कर रहा है। एक लूप एक बैटरी का काम कर रहा है। मतलब अगर मैं एक लूप में एक बल्ब लगा दूं, ये लो एक बल्ब लगा दूं, ओके, और यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड को मैं मूव कराऊं, क्या होगा जानते हो, ये बल्ब जलने लगेगा। तेजी से लाओगे बल्ब जलेगा, रोक लोगे बल्ब खत्म। क्या मस्त जादू होगा। थिंक अबाउट द सिचुएशन, जब किसी को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ पता नहीं होगा, तब एक आदमी आया होगा और वो बोला होगा देखो जादू दिखाता हूं। उसने एक बल्ब लगाया होगा और यहां पे उसने एक लूप ले लिया होगा और यहां पे उसके हाथ में एक मैग्नेट होगा और वो मैग्नेट को तेजी से लाता होगा, ये बल्ब जल जाता होगा, और मैग्नेट को रोकता होगा, बल्ब खत्म हो जाता था। फिर मैग्नेट को तेजी से ले जाता होगा, फिर से बल्ब जलने लगता होगा। क्यों? क्योंकि यार जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। कहां पे, इस लूप में। यानी कि लूप बिहेव्स एज अ बैटरी। अरे भाई ये सही में तगड़ा था कहानी। यहां पे ये एक बैटरी बन जाता है, ये लूप इटसेल्फ बिहेव्स एज अ बैटरी। तभी तो करंट फैलने लगा, तभी तो बल्ब जलने लगा। हाँ सर, ये बात एकदम मजेदार था।
एकदम रिवोल्यूशनरी था कि बिना कोई चीज का एक लूप में एक बल्ब जल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड को टुक 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 और बल्ब जल रहा है। हाँ, तो अब एकदम मजा आ गया है, यहाँ पे जादू है। अब यहाँ पे मैथमेटिकली एक्चुअल में इसने ये भी बोला कि इंस्टेंटेनियस ईएमएफ मतलब किसी भी टाइम पे जो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ होगा वो एक्चुअल में किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी के बराबर होगा। उसने ऐसा भी बोला। अब ये जो मैं डी फाइव बाई डी टी लिखा, फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसीलिए इसको मैं बी भी लिख देता हूं, फाइव बी लिखते हैं जनरली इसे। तो ये माइनस क्या बता रहा है, कैसे बता रहा है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये मैं बताऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड के ऊपर बात करूंगा और ये माइनस का सारा खेल अपन समझेंगे किससे, एक अनदर साइंटिस्ट के कॉन्सेप्ट से कॉल्ड लेंज लॉ। और वो ये बताने की कोशिश किया कि किस तरीके से एनर्जी का रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे समझना काफी काफी कॉन्सेप्चुअल है, इसीलिए एक एक चीज बता रहा हूं, उसके ऊपर क्वेश्चन करा रहा हूं, उसका फील दिला रहा हूं। जैसे अब तुम्हें मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आ गया, सर बी डॉट डी ए होगा, अगर कांस्टेंट होगा तब तो बी ए होगा। डायरेक्शन वगैरह का भी रोल पे करेंगे क्या, हाँ बिल्कुल पे करेंगे। 0 डिग्री पे होगा तो अलग होगा, 90 डिग्री पे होगा तो कोई फ्लक्स ही नहीं होगा, है ना। किसी एंगल पे होगा तो बी ए कॉस थीटा होगा। यस, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का आपने फील दिला दिया। फिर आप आए हो कहां, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने क्या बताया कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा लूप में वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ टी फाइव बाई डी टी के बराबर होगा। और ये माइनस क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताता है, जो अपन लेंज लॉ से समझ रहे होंगे और फील कर रहे होंगे एनर्जी के कॉन्सेप्ट को। लेकिन उससे पहले फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कुछ क्वेश्चंस। ओके सर, ठीक है, पक्का पक्का बेटा। तो क्या है, कुछ नहीं है सर, जिस तरीके से आपने एक्सपेरिमेंट सिखाना शुरू किया था हमें, ये सारे एक्सपेरिमेंट से हमें पता क्या चला था कि जैसे ही नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करेंगे, इसका मतलब क्या चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को तेजी से चेंज कराएंगे, धीरे कराएंगे, उसके अकॉर्डिंग हो रहा था। तो रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाइव बी बाई डी टी जो है वो डिसाइड कर रहा है एक्चुअल में किसमें करंट कितना आ रहा है। और करंट तब आएगा जब ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो ये ईएमएफ एक्चुअल में किसके बराबर है मैग्नीट्यूड में, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज के बराबर है। तो ये एक चीज आप पूरा समझ में आया बेटा कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, जो कि अभी तक आप सिखा रहे थे, उसका जो रेट ऑफ चेंज है, मतलब उसको जो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो जो चीज मिल रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो अब यहां पे हमें ये बात पूरा समझ में आ गया कि ये सारा जो चीज है, ये जो इसका जो एक्सप्लेनेशन है एक्चुअल, वो रियल में यही सब था। ये रियल में इस एक्सपेरिमेंट को किया, फिर उसने देखा फ्लक्स चेंज हो रहा है, फिर उसने इस एक्सपेरिमेंट को किया, फिर उसने देखा मैग्नेटिक फ्लक्स ही चेंज हो रहा है, फिर फैराडे ने एक और एक्सपेरिमेंट किया, फिर से देखा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तब इसने बोला यार इस करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल चीज एक्चुअल में मैग्नेटिक फ्लक्स है और उसका रेट ऑफ चेंज, क्योंकि जब उसने इस कॉइल को एकदम से तेजी से दबाया तो फटाफट इसमें डिफ्लेक्शन शो किया, करंट आया, करंट आया मतलब इसमें ईएमएफ आया। फिर जैसे इसने से हटाया तुरंत से डिफ्लेक्शन हुआ उल्टे डायरेक्शन में और फिर से उसके बाद खत्म हो गया। तो यहां से उसे एकदम बेहतरीन फील आया इस बात का कि यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट रिस्पॉन्सिबल है, ना कि रिलेटिव मोशन बिटवीन द लूप। और यहां से उसने लॉ दिया कि व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस थ्रू अ लूप there must be some EMF induced in the loop and that EMF is equal to the rate of change of magnetic flux in the loop. ओके सर, तो ये कहानी तगड़ा हमें समझ में आ गया कि लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सीधा ये बोलता है क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इन द सर्किट और लूप, सर्किट या फिर लूप is equal to the time rate of change of magnetic flux through that loop. तो अगर हम फ्लक्स को डिफरेंशिएट मारेंगे तो क्या मिलेगा, ईएमएफ।
अब मजा आएगा, जरा बताना अगर मजा आ जाए तो, जरा बताना अगर मजा आ जाए। अगर मैं बोलूं कि ये जो भी लूप है, ये जिसमें गैल्वेनोमीटर मैंने रखा हुआ है, ओके, और जिसमें मैंने फ्लक्स को चेंज कराया है मैग्नेट से, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यदि इस लूप का रेसिस्टेंस आर हो, इफ अब मैं एक नया चीज बता रहा हूं, इफ रेसिस्टेंस ऑफ द लूप इज आर, रेसिस्टेंस ऑफ द लूप इज आर, तो तुम क्या बोलोगे? इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है वो तो हमने देखा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो माइनस ऑफ d∅b/dt के बराबर है सर। हाँ, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड अभी आपने बता दिया है सर। माइनस का मतलब बताओगे आप, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? ये ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो d∅b/dt के बराबर होगा सर। हाँ, और ये फ्लक्स आपने अभी बताया है, क्या मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है बेटा? B.A। तो अब तो यहां से हमें पता चल गया कि ये फाइनली आप लिखोगे dB.A/dt। हाँ बेटा हाँ। अब अगर B कांस्टेंट है तो हम B को बाहर करके A को डिफरेंशिएट कर देंगे। यदि A कांस्टेंट है तो A को बाहर B के डिफरेंशिएट मारेंगे, अगर दोनों के बीच का एंगल 0 है तो। अब इससे तो बहुत सारे केसेस निकल जाएंगे सर। हाँ, तो पहला केस क्या निकलेगा वो देखो, इफ B इज कांस्टेंट, इफ B इज कांस्टेंट, B इज कांस्टेंट तो क्या लिखोगे? B dA/dt करोगे तुम फिर। हाँ, मैग्नीट्यूड वाइज। हाँ, ये भी आ गया समझ में सर। ईएमएफ इंड्यूस्ड का मैग्नीट्यूड लिखो सर आप। हाँ, इफ एरिया इज कांस्टेंट, ए इज कांस्टेंट तो क्या लिखोगे तुम फिर ए को बाहर करके लिखेंगे dB/dt। अच्छा भाई साहब, ये तो बहुत ही तगड़ा बात है। इंड्यूस ईएमएफ निकलता जा रहा है हमारे पास, इंड्यूस ईएमएफ निकलता जा रहा है B.da से। यस, और यदि फ्लक्स कांस्टेंट हो, इसीलिए फ्लक्स कांस्टेंट होने से ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता था। यानी कि सर इस एक्सपेरिमेंट में जब ये क्या करता था, इसको लॉन्ग रन के लिए दबा के रखता था तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता था, इसीलिए डिफ्लेक्शन इसमें शो नहीं करता था, क्योंकि d∅/dt इस बार 0 हो जाता था। यार सर एकदम समझ में आ गया है। एंगल वेरिएबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तब हम ये काम नहीं करेंगे। और क्या दिक्कत है? क्वेश्चन तो कैसा भी हो सकता है। अभी तो हम मान के चल रहे हैं, क्या मान के चल रहे हैं कि B और A के बीच का एंगल 0 है, थीटा इज 0 डिग्री मान के चल रहे हैं, तब कहानी हो रहा है ये सारा। यहाँ पे भी थीटा जो है वो क्या मान के चल रहे हैं? 0 डिग्री, तब ये कहानी होगा। और अगर अलग एंगल पे होगा तो cos थीटा का कंपोनेंट आ जाएगा बेटा, लेकिन वो भी नंबर्स ही हो जाएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि cos थीटा तो क्या हो जाएगा? एक नंबर देता है, तो वो भी बाहर निकल जाएगा। यस सर, बहुत ही तगड़ा, बहुत ही बढ़िया। 5-10 मिनट क्लास चलेगी, 7 बजे ऑफ कर दूंगा मैं। ओके, इसको अधूरा तो नहीं छोड़ सकता ना, 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा तभी करवाऊंगा, है ना? ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। चलिए, तो अब क्या है सर? अब आप ये बताने वाले हो सर आप मुझे कि अगर रेसिस्टेंस जो है लूप का वो आर है तो ईएमएफ तो इंड्यूस होता है, लेकिन इसके साथ करंट भी इंड्यूस हो जाता है। सही बोल रहा है मास्टर। अब तो क्या बोल रहा है मास्टर? अगर रेसिस्टेंस लूप का आर है तो करंट इंड्यूस्ड इन द लूप क्या होगा? नाउ करंट इज इंड्यूस्ड इन द लूप। और अब आ रहा है लेंज, करंट इज इंड्यूस्ड इन द लूप, induced in the loop, and that induced current I induce is given by EMF का magnitude induce का divided by resistance, divided by resistance। अरे भाई यही तो पढ़ा था हमने कि I क्या होता है? V/R। अरे नहीं होता है क्या? अरे नहीं होता है। अरे सर एकदम तगड़ा होता है, क्यों नहीं होता है? तो I induce की जब आप बात करोगे सर तो आप लिखोगे ईएमएफ इंड्यूस d∅b/dt। हाँ, और डिवाइडेड बाय आर। तो अब इसको आप माइनस भी लिख लो, मैग्नीट्यूड लिखना है आपको, तो इसको आप ऐसे सजा लो सर, ये लिखो -1/r d∅b/dt।
यस सर, ये एक अलग चीज बता दिया आपने जो करंट की बात कर रहा है, यानी कि उस लूप में करंट भी इंड्यूस होगा। यस, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, रेसिस्टेंस है भैया, तो करंट नहीं आएगा क्या? हाँ सर, बैटरी है, बैटरी है और रेसिस्टेंस है तो करंट आएगा, दौड़ेगा सर, दौड़ेगा करंट। निगेटिव का मतलब अब आने वाला है लेंज लॉ के कॉन्सेप्ट से, लेकिन पता नहीं आज कवर होगा नहीं होगा, देखेंगे, कोई नहीं। कल भी अपन, कल मेरा क्लास है ना, पता नहीं कल क्लास है कि नहीं है, शायद है, कल क्लास है शायद, तो कल इसी को कंटिन्यू कर रहे होंगे पूरा। अभी लेंज के ऊपर ही कल का क्लास है पूरा, इसी के ऊपर पूरा का पूरा ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऊपर ही क्लास चलेगा अभी बेटा। एनर्जी कॉन्सिक्वेंसेस, लेंज, फैराडेज, और इन कॉन्सेप्ट्स को एकदम ग्रिप में लाना है, तब अपन कोई भी क्वेश्चन फोड़ के रखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और फिर मजेदार तरीके से करेंगे MAA। यस, तो यहां पे आप लिखोगे इंड्यूस ईएमएफ, तो d∅b/dt हो जाएगा, और यहां पे 1/r लिख सकते हो। तो ये मैग्नीट्यूड वाइज आप कर रहे हो, इसीलिए आप डायरेक्शन नहीं लिख रहे हो, लेकिन ये डायरेक्शन क्या बताता है? माइनस डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को। अब ये माइनस क्या बता रहा है? इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को, तो ये क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को। अच्छा, और इसी इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को बताने के लिए एक साइंटिस्ट आए, कौन? लेंज। और लेंज ने बताया कि ये करंट का डायरेक्शन इस तरीके से इंड्यूस होता है कि ये नेट फ्लक्स को अपोज करता है। करंट का डायरेक्शन इस तरीके से इंड्यूस होता है कि नेट फ्लक्स को ये अपोज करता है, और ये अपन सीखेंगे, लेकिन वो अभी करेंगे। लेकिन सबसे पहले सर आपने अब 3 चीज बता दिया है। क्या? इंड्यूस ईएमएफ निकालने का तरीका है ई इंड्यूस बाय रेसिस्टेंस, ओके। फिर आपने ये भी बताया सर कि ईएमएफ इंड्यूस निकालने का तरीका है क्या? d∅b/dt। यस, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके फटाफट करेंगे न्यूमेरिकल। चलिए आ जाइए जल्दी से, नीट का क्वेश्चन की तैयारी करते हुए। ये रहा आपके सामने में एक सबसे पहला क्वेश्चन, चलिए जल्दी आ जाइए, ठीक है। यस सर, देखिए यहां पे अ कॉइल ऑफ रेसिस्टेंस, देखो रेसिस्टेंस दे दिया कॉइल का कितना? 400 ओम, ओके। इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, 2012 का पूछा गया नीट का क्वेश्चन, लिंक्ड विद द कॉइल वेरीज एज टाइम दिस, ऐसे दे देगा फाई। देखो फाई का वैल्यू दे दिया है कितना? 50t² + 4, ओके। अब क्या पूछ रहा है? द करेंट इन द कॉइल एट t = 2। अब देखो इसमें कोई भी डायरेक्शन भी नहीं पूछा, माइनस भी नहीं, तो मैग्नीट्यूड पूछा है। हाँ, तो आपने अभी तुरंत तो बताया है, क्या बताया है कि I इंड्यूस जो होगा वो होगा 1/r × d∅/dt। और कब पूछा है? 2 सेकेंड पे, तो यहां पे t = 2 सेकेंड पुट कर दो सर, आंसर आ जाएगा। अरे भाई ये रहा आंसर। यस, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए एकदम धड़ाधड़ बेटा। तो सर d∅/dt पहले निकालो, ये फाई है तो यहां से सर आप निकालो d∅/dt, ओके। तो d∅b/dt जब आप निकालोगे सर तो ये हो जाएगा 50t² + 4। इसका टाइम के डेरिवेटिव में डिफरेंशिएशन, 50 को करो बाहर, t² का डिफरेंशिएशन 2t, 4 एक कांस्टेंट है, 0 हो गया डिफरेंशिएशन, तो हो गया 100t। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, ये हो गया 100t। और अब हमारे पास निकल गया है I इंड्यूस, और ये कितना हो जाएगा? 1/r × d∅/dt। कब? जब t का वैल्यू 2 है, तो 1/r, तो 1 कितना? 400, और d∅/dt कितना है? 100t। 100t कब? जब t का वैल्यू कितना है? 2 सेकेंड, तो t का वैल्यू 2 सेकेंड रख दो, तो आंसर आ गया कितना? 1/400 × 100 × 2। अरे भाई मजेदार बात है, 2 2 = 4, ये निपट गया, ये आ गया 1/2, इसको क्या बोलते हैं? 0.5 एम्पियर। कौन सा आंसर है सर? देखो ये आंसर हर एक बच्चा का पहले से आ गया है, और आग लग चुकी है किसका? बहुत मस्त मजा आया, MA, मस्त मजा आया है बच्चा लोग, मुझे भी। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी देखेंगे, जल्दी देखेंगे बेटा।
2015 का पूछा गया नीट का क्वेश्चन, जो कि कितनी बार तुम्हें जीवन में दिखेगा तुम सोच नहीं सकते हो। ठीक, फटाफट देखना बेटा, मजेदार क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना ये इलेक्ट्रॉन है, कभी कभी ये इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन बोल देगा, इसका डायरेक्शन चेंज करवा देगा, कुछ भी करवा देगा। ठीक है, यस बेटा, एन इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन है, मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन एक्स वाई, ये रहा एक्स वाई, और इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है भैया। अब सुनना, इलेक्ट्रॉन यदि इधर मूव कर रहा है तो करंट इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में अपोजिट में आता है, यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। करंट इधर आएगा, करंट इधर आएगा तो ये भी पूछ सकता है बताओ इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स किधर होगा, इंड्यूस करंट किधर होगा। डायरेक्शन पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पहला बात तो। दूसरा बात एक और देखना, हमें लेंज लॉ के ऊपर एक्चुअल में ये क्वेश्चन है, लेकिन तुम कर पाओगे, देखना कैसे। जब तुमने बोला द ए बी सी डी is a coil adjacent to the path of the electron, इलेक्ट्रॉन के पाथ के बगल में एक कॉइल लगा रखा है। What will be the direction of the current if induced in the coil? अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो हो क्या रहा होगा, यहां पे करंट जो है वो यहां से अभी दूर होगा, देखो करंट दूर होगा, करंट दूर होगा। जब करंट एकदम से नजदीक आएगा तब करंट के चलते इसमें फ्लक्स बढ़ने लगेगा। देखो आई इधर और इस पोजीशन पे निकालना चाहते हो मैग्नेटिक फ्लक्स, तो करंट इधर और यहां पे देखो, यहां पे तो किधर अंदर, करंट कैसा डायरेक्शन में आएगा, क्रॉस में। ये बात समझ में आ रहा है बच्चों, करंट किधर है, क्रॉस में। लेकिन जैसे ही करंट यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आया, करंट बढ़ रहा है अंदर में, तो लेंज जो है वो अभी एक लॉ दे रहा है जो करंट को घटाता है। तो करंट बढ़ रहा है फ्लक्स अंदर में, तो ये बोलेगा घट 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 घट, घटाएगा, यानी कि इंड्यूस करंट आ जाएगा, जैसा कि हमने देखा था। हाँ, और जब ये दूर जाएगा ना यहां से, तब ये बोलेगा अभी तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, यहां से यहां तक में करंट बढ़ता हुआ यहां नजदीक आ गया, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो वो घटाएगा। और जैसे ये दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन इधर, तो करंट अब घट जाएगा। करंट घटेगा तो फिर से वो घट रहा है तो बढ़ाएगा, एक बार बढ़ रहा था तो घटा रहा है, एक बार घट रहा है तो बढ़ा रहा है। ये बात समझ में आया, तो डायरेक्शन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो सब बच्चों का आंसर क्या आ रहा है, द करंट विल बी रिवर्स इट्स डायरेक्शन एज इलेक्ट्रॉन गोज पास्ट द कॉइल। यानी कि इसमें इंड्यूस करंट तो होगा, ये तो आपने सर बता दिया, लेकिन उसका डायरेक्शन क्यों चेंज होगा, क्योंकि जैसे ही ये यहां पे आएगा फ्लक्स बढ़ने लगेगा धड़ाधड़, तो कम करने की कोशिश करेगा उल्टे डायरेक्शन में, और जब दूर जाएगा तो कम होगा, तो क्या होगा, बोलेगा भाई जल्दी से चेंज हो, कम हो रहा है, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, तो बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन मैं फिर से कल लूंगा, और कल सब बच्चा बोलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्चुअल में किसके ऊपर है, लेंज लॉ के ऊपर है, लेकिन आ गया इसलिए करवा दिया। आई नो इसमें कंफ्यूजन किसी को होगा, आपको वरीड नहीं होना है, आपको इतना देखना है यदि करंट बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो वो घटाता है, घटाता है तो डायरेक्शन घटाने वाला उल्टा होगा, और जब घट रहा होगा तो बढ़ाएगा, बढ़ाने वाला डायरेक्शन उल्टा होगा। तो इसीलिए करंट विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। तो ये मैं पूरा लेंज लॉ पे बताऊंगा, आपको एकदम टेंशन की बात नहीं है। एक क्वेश्चन लास्ट ये रहा आपके सामने में, और इसके बाद करेंगे क्वेश्चन का रैप अप, एमएए पे आग लगा के एकदम, है ना, मजेदार बात कर लेंगे। चलिए जल्दी से ये क्वेश्चन देखते हैं। 2010 में पूछा गया क्वेश्चन, बोल रहा है कंडक्टिंग करंट लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। टेस्ला दे रखा है, बी का वैल्यू दे रखा है, जल्दी से देखो कितना, बी का वैल्यू है 0.025 टेस्ला। ओके, सॉल्यूशन देख रहे हैं, विद द प्लेन परपेंडिकुलर टू द लूप, प्लेन परपेंडिकुलर, बस ऑफ होने वाला है ये क्वेश्चन के बाद, तुरंत से बेटा हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज, 2 मिनट। द रेडियस ऑफ द लूप इज मेड टू श्रिंक। अब ये देखो कितना तगड़ा खेल खेला है, ये पहले बोल रहा है पहले रेडियस ये, अब रेडियस को ही घटाने लगा, बोला घटने लग घटने लग घटने लग घटने लग, तो भाई रेडियस को घटा रहा है, इससे क्या हो गया,
फ्लक्स चेंज होने लगा। क्या हो गया? फ्लक्स चेंज होने लगा, रेडियस को ही घटाने लगा। तो ये रेडियस ऑफ द लूप इज मेड टू श्रिंक एट कांस्टेंट रेट, मतलब dr/dt का वैल्यू इसने दे दिया कितना? 1 mm/सेकेंड। अरे भाई साहब, ओहो, आंसर आ गया। मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, बोल रहा है द इंड्यूस्ड ईएमएफ। सर ईएमएफ जो होता है वो इंड्यूस वाला जो है उसका मैग्नीट्यूड d∅/dt होगा सर। फाई का वैल्यू कितना? πr²। फाई का वैल्यू कितना? πr² होगा। तो ये क्या हो गया? πr², और यहां पे d/dt, तो ये पाई को बाहर कर दो, और r² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2r। ये r² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2r dr/dt। 2r dr/dt। अरे r² का डिफरेंशिएशन क्या? 2r dr/dt, क्योंकि ये t के रेस्पेक्ट में है, तो यहां पे चेन रूल सिखाया था, चलेगा। यस सर। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पाई का वैल्यू पाई रखो सर, 2 का वैल्यू 2, r का वैल्यू कितना, और ये फ्लक्स जो होगा b इंटू ए। b को इसने बोला है कांस्टेंट, तो b को आपने बाहर कर दिया, b को आपने बाहर कर दिया, तो b को आपने बाहर कर दिया। अब b का वैल्यू, पाई का वैल्यू, 2 का वैल्यू, r का वैल्यू कितना? 2 सेंटीमीटर। ओके, ये माइक्रो में क्वेश्चन है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 10⁻²। ये mm में है, मिलीमीटर है तो उसको भी मीटर में करो, मिली, सेंटी, डेसीमीटर। तो 10⁻³ 1 इंटू 10⁻³ और इसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा। b का वैल्यू कितना है बेटा? 0.025। तो इन सबको मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4, ये हो गया 4 पाई, 10⁻⁻5 और इंटू, तो आंसर हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻5 और इंटू b का वैल्यू 0.025। इसको उड़ाओगे तो 1000 नीचे लिख लो, तो 25 4 जाइए, हो गया 100। 125 4 जा 100, और ये हो गया क्या? पाई इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 1000। खुपाच 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 खुपाच, तो ये हो गया कितना? पाई इंटू, ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻6। अरे भाई साहब, आंसर आ गया कितना? ये माइक्रो, अभी किस में है? एम्पियर में। ये क्या निकल रहा है भैया, पहले ये बताओ, निकल क्या रहा है सर? ईएमएफ, वोल्ट में आंसर होगा। तो क्या आंसर आ गया बेटा? सर पाई, क्या आंसर आ गया? पाई, और ये माइक्रो, ये हो गया वोल्ट। कितनों का आंसर एमएम में आग लगा दिए हो, जल्दी से बताओ। पाई, माइक्रो, वोल्ट, बी में सबने आंसर लगाया क्या? सबने बी में आंसर लगाया है। तो 2010 का नीट का क्वेश्चन है, सेम एज इट इज क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में। एक और क्वेश्चन नीट में सेम एज इट इज पूछा गया, ये आप सब एकदम फोड़ के रखना। 2019 में एज 9 में पूछा गया था। तो एकदम मस्त मजा आ गया है, तो आग साग एक बार लगा के बाय बाय करेंगे, क्योंकि आपका दूसरा क्लास तैयार होगा बेटा। थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, बहुत ही तगड़ा। ये एज इट इज वही क्वेश्चन है, देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, रेडियस ऑफ द लूप ये 2 का रेट दे रखा है, और रेडियस 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसका सॉल्यूशन भी क्या होगा? वही होगा सर, ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो d∅b/dt, और सेम एज इट इज क्वेश्चन प्रीवियस वाला। मस्त आएगा आंसर। यस सर, थैंक यू बच्चों, लव यू बच्चों। ये जो क्वेश्चंस छुटे हुए हैं ये अपन करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में इसको जरूर कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो थैंक यू बच्चा लोग, एकदम आग साग तो आज तुमने लगाया है। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, खुश रहिए, और ढेर सारा पढ़ाई करते रहिए बच्चा लोग। बाय बच्चा लोग।